बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार चेक कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से, फटाफट से एक बार चेक करिए बेटा, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? मुझे बताइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग सबको। नवरात्रों की शुभकामनाएं, साथ में रमजान भी स्टार्ट हो रहा है, दोनों की शुभकामनाएं सभी बच्चों को। हाँ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए शाबाश, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 3 है। मैंने ऑलरेडी कुछ रिक्वेस्ट देख ली कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर दो, बिल्कुल देंगे बेटा। बस क्या है, आज वाले लेक्चर में आपको कुछ क्रॉस के क्वेश्चन समझाने थे, तो आज मैं आपको ये जो टॉपिक है मेंडेलियन वाला, ये लगभग कंप्लीट कर रहा हूं। इसके साथ मैं आपको कुछ क्रॉस की चीजें भी कराऊंगा, और उसमें भी अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम रहेगी तो फिर एक सेपरेट लेक्चर सिर्फ क्रॉस का रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे। जो मैंने यकीन 1 में दिया था वही एक रिकॉर्डेड फॉर्म में एक लेक्चर होगा क्रॉस का, वो आपको दे देंगे। पर आज आपको क्रॉस के क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है? क्लियर है? हाँ ठीक है बेटा। हाँ, तो सभी तरह के त्योहारों के बीच में आपको एक संदेश देते हुए, मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं जैसे क्या है कि इन सभी चीजों के बीच में अपने जो भी फ्रेंड्स हैं अलग अलग रिलीजन के, उनसे बात करता हूं, तो ये सारी चीजें एक ही चीज सिखाती है आपको कि किस तरीके से आपको सेल्फ कंट्रोल करना है और अपने फोकस की तरफ जाना है। मतलब कहीं ना कहीं आप फास्टिंग रख के बॉडी को कंट्रोल करते हैं, इस अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं अपने लाइफ के लिए। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, फास्ट की जगह आप अपनी कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई के लिए बढ़ाएंगे। तो मेरा यही मैसेज है सभी बच्चों को, तो प्लीज अपना फोकस इस 3 महीने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा लो, ताकि आप कहीं ना कहीं उस गोल की तरफ आप आगे बढ़ सके। ठीक है? तो एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आप दोबारा से लगो सारी चीजों पे, और फिर से मेहनत करनी बेटा हमें। ठीक है? हाँ सही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर लेक्चर रिकॉर्डेड दो, और बहुत सारों की रहती है लाइव दो, रहेगा। पर आप एक चीज समझो, जो यहां से हम श्योर कर देंगे अब आपको बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइव और रिकॉर्डेड मिक्स करके ही कराएंगे। और प्लीज प्लीज सब लोग प्रॉपरली लेक्चर को देखकर उसको अपनी कॉपी में लिखो, नहीं तो कुछ ना कुछ अरेंज मैं करके देता हूं, आपको लिखना ना पड़े, कि आपको वही चीज याद करनी है। क्योंकि सबसे मुश्किल क्या होता है, जेनेटिक्स को समेटना। मुझे ऐसी भी मैसेज मिले थे कि सर आप ही लिख के कुछ दे दो हमें, ताकि कुछ हमें कितना याद करना ये पता चल जाए। समझ तो आ रहा है, लेकिन याद कितना करना ये पता चल जाए। क्लियर है? ये बहुत मुश्किल होता है कि आप ये कह दो सर सारा समझ आ गया, एग्जाम में समझ रहेगा नहीं, आपको रिवाइज भी करना है। तो आपके रिवीजन के लिए भी कुछ चीजें अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ये चीज? हाँ हाँ बेटा प्लीज दिव्या, आपने जो बोला मैं सोच रहा हूं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। कई लोग कहेंगे कि नहीं सर, देखो ये मैंने शीट्स रेडी कर ली है, मैं इस पर भी लिखना स्टार्ट करूंगा, आप देख पा रहे होंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के ऐसा मैं A4 शीट्स है, इन पे मैं लिखूंगा अभी इसके शॉर्ट नोट्स और आपको अरेंज करूंगा। ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक मैं आपको पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स अरेंज कर दूंगा। ठीक है? क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि हमारे प्लान में नहीं है, प्लान में है बेटा ऑलरेडी। हाँ ठीक है। हाँ प्लान में ऑलरेडी है। ठीक है? क्योंकि मुझे क्या, जैसे मैं जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूं, मुझे ये समझ में आ रहा है, आपको समझ आ जाएगा सारा, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कई बार कि यार याद कितना करना है ना, और लास्ट में कितना याद रख के जाना है। तो एक शॉर्ट में करके दे देंगे तो आप याद भी अच्छे से कर लोगे। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है, ये क्लियर रहेगा। तो लास्ट में आपको यही सिर्फ रिवाइज करना रहेगा। अभी आप अच्छे से पढ़ लो पहले, है ना, और नोट्स भी लिखो। ऐसा नहीं कि जो बच्चे नोट्स लिखते हैं वो छोड़ दे, नहीं, आपको नोट्स भी लिखने हैं, लेकिन लास्ट में जो मैं आपको ये जो शॉर्ट नोट्स टाइप से दूंगा यही रिवाइज करने रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है? क्लियर है? हाँ
बेटा सारे ही बनाने पड़ेंगे, मुझे पता है सारे चैप्टर्स के, मुझे भी पता है आपके लिए सारे ही बनाने पड़ेंगे, मुझे भी पता है वो बात। ठीक है, आज का गोल हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, जीन, एलील, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस करेंगे। आप मेरे साथ 5 से 7 मिनट बहुत ध्यान से, 10 मिनट के आसपास बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं लास्ट 2 क्लास का हमने क्या किया था। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेटा अब मेरी तरफ बहुत ध्यान से फोकस करके पढ़ो, मैं आपको 10 मिनट लूंगा और पुराना सारा रिवाइज कर रहा हूं, जल्दी जल्दी से देखना। सबसे पहले डीएनए बताया, डीएनए और जीन में डिफरेंस बताया था मैंने आपको। तो डीएनए क्या होता है बेटा, हमारे पास डीएनए हमारे पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है ना। जीन क्या होता है, पार्ट ऑफ डीएनए या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो क्या करेगा, विच हैव इंफॉर्मेशन, जिसमें किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, या हम कई बार जीन को लिख देते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यहां तक समझ में आ रहा है। तो डीएनए, जीन होना किसी का फंक्शन होता है, डीएनए होना हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लियर है। अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम क्या होता है। तो मेरे पास ये डीएनए होता है, उसकी कंडेंस फॉर्म को क्रोमैटिन कहते हैं और ज्यादा कंडेंस फॉर्म को क्रोमोसोम कहते हैं। तो डीएनए और उसकी कंडेंस फॉर्म को क्रोमैटिन कहते हैं, और ज्यादा मैं कंडेंस कर देता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको यह कहा था कि जब आप सेल साइकिल देखते हो, किसी सेल साइकिल की बात हम करते हैं, तो क्रोमोसोम मुझे सिर्फ एम फेज में विजिबल होते हैं। सिर्फ एम फेज में मुझे क्या विजिबल होते हैं, क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। तो क्रोमोसोम मुझे एम फेज में विजिबल होंगे। G1, S और G2 में क्रोमैटिन दिखता है बेटा, इनमें मुझे क्या दिखेगा, क्रोमैटिन दिखेगा। याद करो मैंने ये चीज बता दी है आपको, इसमें क्रोमैटिन विजिबल होता है, याद आ गया ये चीज। उसके बाद मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि डीएनए जो कंडेंस होता है, मेरी बात सुनेंगे, डीएनए कंडेंस होकर क्रोमैटिन बनाता है, क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। तो जो क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ एम फेज में दिखता है। G1, S और G2 में मुझे क्रोमैटिन रूप में दिखता है, क्रोमैटिन फॉर्म में दिखता है। सर ये तो आपने करा देता, जस्ट रिवाइज कर रहा हूं, 2-4 मिनट लगेंगे। उसके बाद डीएनए जो है हमारे पास डी कंडेंस कब ओपन होता है, एस फेज में खुलता है रेप्लिकेशन के लिए। एस फेज में कब खुलता है बेटा, रेप्लिकेशन के लिए। और मेरे पास G1 और G2 में मेनली ट्रांसक्रिप्शन के लिए, इसलिए डीएनए को खोला जाता है, डीकंडेंस इसलिए किया जाता है। यहां तक समझ में आ रही है। और जीन्स मेरी किस पर लोकेट होती है, डीएनए पे। मैं रिपीट करूंगा, जीन फंक्शन होता है, डीएनए स्ट्रक्चर होता है। एक सेकंड देंगे मुझे। जीन जो होता है मेरे पास, जीन जो होता है मेरे पास वो फंक्शन होता है, डीएनए स्ट्रक्चर होता है। तो जीन जो होती है वो डीएनए पर भी होती है, क्रोमैटिन पर भी होती है, क्रोमोसोम पर भी होती है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं कि अगर मेरे पास ये डीएनए है, सर ये क्या लिखना है, नहीं लिखना नहीं है, ये क्रोमैटिन है और ये क्रोमोसोम है। तो जीन जो मेरे पास होगी वो इस पर भी होती है, इस पर भी होती है और इस पर भी होती है। तो मतलब क्या हुआ, डीएनए पर भी है, क्रोमैटिन पर भी है और क्रोमोसोम पर भी है। जीन मेरे पास क्रोमोसोम पर भी है। आप समझ रहे हो, तीनों पर प्रेजेंट होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? हां सर ये बात समझ में आ गई, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। क्लियर है। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं, कैरेक्टर एंड ट्रेट। नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है और उसकी 2 ट्रेट होती हैं। टॉल एक ट्रेट है और ड्वार्फ भी हमारे पास क्या है, एक ट्रेट है। ये समझ लो ध्यान से, ड्वार्फ भी हमारे पास क्या है, एक ट्रेट है। तो नॉर्मली हम ऐसा कह सकते हैं कि एक कैरेक्टर की 2 ट्रेट होती हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। पर ये 100% ट्रू नहीं है कि हर कैरेक्टर की क्या 2 ट्रेट होती है। मैंने एग्जांपल बताया था, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जैसे आंख की पोजीशन, उसकी सिंगल ट्रेट पॉसिबल है। तो एवरी कैरेक्टर हैव 2 ट्रेट, नो, सही है। हमारे पास मैनी ऐसे कैरेक्टर होते हैं, मैनी कैरेक्टर जिनकी सिंगल ट्रेट होती है, जिनकी क्या होगी, सिंगल ट्रेट होती है। सिंगल ट्रेट मतलब एक ही फॉर्म पॉसिबल है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है। उसके बाद मैंने क्या कहा आपको, क्या 1 कैरेक्टर हैव मैक्सिमम 2 ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म? यस।
किसी भी कैरेक्टर की मैक्सिमम 2 ही ट्रेट हो सकती है, क्योंकि मैं अगर ऑर्गेनिज्म को डिप्लॉयड लेता हूं तो किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम मेरे पास जोड़े में होते हैं, ऐसे जोड़े में होते हैं। तो किसी भी कैरेक्टर की मैक्सिमम, मान लो प्लांट हाइट की बात करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 ही ट्रेट पॉसिबल है, टॉल और ड्वार्फ। तो मैक्सिमम किसी ऑर्गेनिज्म में किसी एक कैरेक्टर की, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं मेंडेलियन के हिसाब से, 2 ही ट्रेट पॉसिबल हो सकती है मैक्सिमम, है ना। लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, जनसंख्या की बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास मान लो ह्यूमन ए है, ह्यूमन ए है, उस ह्यूमन ए में ध्यान देंगे बेटा, ह्यूमन ए में ये क्रोमोसोम मैंने बना दिए, ठीक है। और ऐसे ही मेरे पास ह्यूमन बी है, ये अलग ह्यूमन है, ठीक है, ये ह्यूमन बी है बेटा, ह्यूमन बी है। तो यहां पर भी मैंने ऐसे क्रोमोसोम बना दिए इस तरीके से। तो मैं ये कह सकता हूं कि मान लो यहां ब्लैक आई कलर है, यहां ब्लैक आई है, तो यहां मेरे पास मान लो ब्लू आई है, यहां मान लो ब्राउन आई है, और उसके साथ यहां मान लो ब्लैक आई है। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या यहां पर 2 से ज्यादा ट्रेट हो गई? हां हो गई, एक ब्लैक हो गई, एक ब्लू हो गई और एक ब्राउन हो गई, 3 ट्रेट हो गई। लेकिन उसके लिए मुझे एक से ज्यादा ह्यूमन लेना पड़ा। दूसरी चीज, क्या ये क्रोमोसोम नंबर 10 होगा तो दूसरे ह्यूमन में भी क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर 10 होगा आई कलर के लिए। तो आई कलर एक कैरेक्टर है, उसकी 2 से ज्यादा ट्रेट पॉसिबल है, लेकिन मुझे एक से ज्यादा ह्यूमन लेना पड़ेगा। क्या ये वाली बात भी क्लियर है आपको? ठीक है, क्लियर है, ध्यान से सुने बेटा। हां, क्लियर है। तो एक ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम ट्रू ट्रेट होगी एक कैरेक्टर की, एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं क्योंकि वो डिप्लॉयड होता है। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि 1 कैरेक्टर कैन हैव मोर देन 2 ट्रेट बट इन पॉपुलेशन। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? जनसंख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि मान लो आपके 10वें क्रोमोसोम पे आई कलर है तो मेरे भी 10वें पर होगा। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आ गई ये बात। और वही लोकेशन पर होगा। क्या हमारे पे दोनों सेम हो सकती है? नहीं, अलग भी हो सकती है। मतलब जैसे मान लो यहां ब्लैक आई ब्लू आई है तो यहां ब्लैक के साथ ब्लैक भी हो सकती है। क्लियर हो गई बात? ये चीज आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस इन डिप्लॉयड। तो लोकस क्या बताया था मैंने? मान लो मैंने एक डिप्लॉयड मतलब 2 क्रोमोसोम बना दिए ऐसे, तो यहां पर अगर ये जीन है कैपिटल ए और ये स्मॉल ए है, ठीक है, तो ये जो जीन है ये इसे हम एक लोकस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? लोकस कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है? दिस चीज इज नोन एज लोकस। इसको हम लोकस कह देते हैं। अब आप खुद देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए लोकस है, तो यहां एक लोकस पर 2 जीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो जरा यहां पर कैपिटल टी, इसे भी हम लोकस कहेंगे, ये अलग कैरेक्टर का है। तो यहां पर भी 2 जीन है, पर यहां पर दोनों जीन डिफरेंट हैं, पर यहां पर दोनों जीन क्या है? सेम है। तो मेरे को यह समझ में आना चाहिए कि अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो किसी भी लोकस पर 2 जीन हो सकती है। 2 जीन मतलब एक लोकस पर 2 ही होंगी। वो दोनों जीन अलग भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं। क्या यह समझ में आ रहा है? ठीक है। इस बात को समझते हुए मैं क्या करूंगा, इस लाइन को पढ़ो कि 2 जीन लोकस दे रखे हैं, हेट्रोजाइगस है और बोथ लोकस पे और सेम क्रोमोसोम पे है। इसका अगर मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है तो मैं किस प्रकार से ड्रॉ करूंगा? ये देखो, इसका डायग्राम मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। तो मेरे को कह रहा है कि 2 लोकस हैं। कितने लोकस हैं? 2 जीन लोकस हैं, दोनों हेट्रोजाइगस हैं। तो यहां मैंने कैपिटल ए स्मॉल ए लिख दिया और यहां मैंने कैपिटल बी स्मॉल बी लिख दिया, क्योंकि दोनों सेम क्रोमोसोम पे हैं। तो मैंने ये जो लिखी हुई बात है इसको डायग्राम के थ्रू ऐसे दिखाएंगे। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? कितने लोकस हैं? 2। कितने लोकस बनाए बेटा मैंने? यहां पर मैंने बनाए टोटल लोकस 2। एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। दोनों लोकस पर हेट्रोजाइगस। अब ये वाला पढ़ो, इसको ड्रॉ करो खुद से अपनी कॉपी में। मैं बेटा ये वाला लिखना नहीं है, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको मैं आगे अब लिंक करके पढ़ा सकूं सारा। ठीक है, मैं 5-10 मिनट लूंगा आपको रिवाइज करने के लिए, इससे ज्यादा नहीं। 2 जीन लोकस हेट्रोजाइगस एट 1 जीन लोकाई, ठीक है, ऑन सेम क्रोमोसोम। देखो 2 जीन लोकस हैं, एक पर हेट्रोजाइगस है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए ये हेट्रोजाइगस है, दूसरे वाले को होमोजाइगस लिख लो। चलो इसको कैपिटल बी लिख लो, या स्मॉल बी भी लिख सकते थे। ठीक है, तो कोई भी एक लोकस हेट्रोजाइगस हमने दिखा दिया। तो ये वाला लोकस कैसा हो गया? ये हेट्रो हो गया, और ये वाला लोकस कैसा हो गया? होमोजाइगस हो गया।
क्या ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? अब ये कह रहा है कि दो जीन लोकस हैं, होमोजाइगस एट वन जीन लोकस, ठीक है, होमोजाइगस एट वन जीन लोकस, एक जीन लोकस पे होमोजाइगस है, दूसरे पे हेट्रो होगा, और डिफरेंट क्रोमोसोम पे। तो इसका क्या मतलब, कैसे ड्रॉ करोगे? एक क्रोमोसोम ये बना लो और एक क्रोमोसोम ये बना लो, किसी एक पर होमोजाइगस है, तो चलिए बना देते हैं। किसी एक पर होमोजाइगस मान लो, इस पे मैंने होमोजाइगस बना दिया, दूसरे क्रोमोसोम पर हेट्रो बना देते हैं, क्योंकि इसने बोला तो है नहीं कि दोनों पर होमो है, इसने एक ही पर होमो बोला है। तो इस तरीके का डायग्राम बना देंगे। क्या ये समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? उन लोगों के लिए बेटा, मेरे लिए मेरी क्लास में कोई स्थान नहीं है जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। जो सिर्फ पढ़ने आए हैं, स्पैम नहीं कर रहे हैं, वही पढ़ें। और मैं चीजें समझा रहा हूं जेनेटिक्स में, मैं भले ही एक्स्ट्रा एक दो क्लासेस लूंगा, लेकिन आपको समझा के पढ़ाऊंगा। समय लगेगा, लेकिन सही से करना है हमने, ठीक है? हाँ, हाँ, यहां तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। अब जरा वो तो बताओ, इसमें से डिप्लॉयड कंडीशन कौन कौन सी है और हैप्लॉयड कौन सी है? हाँ भाई, ये डिप्लॉयड है, यस। पढ़ लो एक बार अपने आप से, ये डिप्लॉयड है कि नहीं। सेकंड, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एक एक दे रखी है, ये हैप्लॉयड है। आप खुद देखो, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी डिप्लॉयड है, और कितने लोकस हैं? एक लोकस है। लोकस भी लिख लो। ये क्या है? हैप्लॉयड है, पर तीन अलग अलग कैरेक्टर के लिए दे रखा है, इसलिए कितने लोकस है इसमें? इसको तीन लोकस लिखोगे, या तीन लोकाई बोल सकते हो। ये क्या है? दो लोकस है, डिप्लॉयड है। ये डिप्लॉयड है, और इसमें कितने लोकस हैं? दो लोकस हैं। ये क्या है? एक दो तीन। ये मेरे पास क्या है बेटा? ये ट्रिप्लॉइड है, सॉरी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड क्यों है बेटा? क्योंकि दो तीनों के अलग अलग, तीनों अलग अलग हैं और एक एक कैरेक्टर दे रखा है। हैप्लॉइड, और कितने लोकस? तीन लोकस। तीन लोकस मतलब तीन अलग अलग कैरेक्टर। ये भी हैप्लॉइड है, पर कितना लोकस है? लोकस मतलब कितने कैरेक्टर के लिए? एक लोकस के लिए। पॉलीप्लॉइड कंडीशन का क्या मतलब होगा? सुन लो ध्यान से, देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे पास अगर ये दे रखा होता है तो ये तीन लोकस है, ट्रिप्लॉइड नहीं है। लेकिन अगर ऐसे दे रखा होता है, मतलब तीन होती हैं, तब उसे ट्रिप्लॉइड कहते हैं। तो अगर डिप्लॉइड से कोई चीज ज्यादा हो, तब उसे ट्रिप्लॉइड कहते हैं। क्लियर है बेटा? देखो खुद से देखो। तो ये जो है मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है? ये डिप्लॉइड है। कितने लोकस हैं? दो लोकस हैं। ये भी क्या है? ये भी डिप्लॉइड है। कितने लोकस हैं? दो लोकस हैं। ये क्या है बताओ जरा? ये भी डिप्लॉइड है, तीन लोकस है। यहां बच्चे के दिमाग में ट्रिप्लॉइड चला जाता है, वो एक दो तीन काउंट करता है। ट्रिप्लॉइड का मतलब मुझे टी की तीन कॉपी चाहिए, टी की तीन कॉपी चाहिए। आप समझो इसे। तो ये वाला देखो जरा, टी आर वाई ए, ये क्या है? हैप्लॉइड है। कितने लोकस हैं? चार लोकस हैं। चार अलग अलग कैरेक्टर हैं, ठीक। मान लो मैं ये लिख दूं, मैं मान लो ये लिख दूं, ऐसे लिख दूं। अब ये पॉलीप्लॉइड कहलाएगा, ट्रिप्लॉइड मान लो। कितने लोकस हैं? दो लोकस हैं। ये वाली बातें समझ में आई हैं? कुछ पापी बच्चे क्या करते हैं, इसको ट्रिप्लॉइड लिख देते हैं। ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है एक ही कैरेक्टर की तीन कॉपी, एक ही ट्रेट की तीन कॉपी। या मैं इसको लिखूंगा ये भी ट्रिप्लॉइड है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये ट्रिप्लॉइड नहीं है, ये तीन लोकस हैं। है डिप्लॉइड, क्योंकि कॉपीज कितनी है? दो दो। तो ये डिप्लॉइड है, और लोकस कितने हैं? अरे बताओ लोकस कितने हैं जी? दो ही लोकस है, तीन लोकस है? तीन लोकस है। अरे ये वाली समझ में आई नहीं आई? लोकस और प्लॉइडी रिलेट हुआ नहीं हुआ?
सही है? हां, आ जाओ, उसको ट्रिप्लॉइड लिख देते हैं। आ जाओ, आगे आ जाओ। जेनेटिक्स, आगे आओ। सेकंड क्लास की बात करते हैं जो हमने पढ़ा था। जेनेटिक्स ब्रांच क्या है? ब्रांच है, स्टडी है किसकी? जो दो चीजों की बात करेगी, हेरिडिटी की और वेरिएशन की। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनना। आपने अगर कभी ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ा है तो वहां पॉपुलेशन वाले टॉपिक में एक लाइन लिखी हुई है जहां पॉपुलेशन की डेफिनेशन, परिभाषा लिखी है ना, पॉपुलेशन लिखा हुआ है, जहां से स्टार्ट हो रहा है पॉपुलेशन, वहां पर लिखा है कि मेरे पास दो व्यू होते हैं पॉपुलेशन को डिफाइन करने के। एक व्यू होता है इकोलॉजिस्ट का। इकोलॉजिस्ट कहता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए को भी ले लेंगे, और जो जेनेटिसिस्ट होता है वो सिर्फ किसको लेता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले को। सिर्फ किसको लेता है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले को लेता है। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्यों लेता है? क्योंकि उससे वेरिएशन आती है। दूसरा, हेरिडिटी क्या होती है बेटा? हेरिडिटी होता है ट्रांसफर ऑफ ट्रेट। ट्रांसफर ऑफ ट्रेट किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस से ट्रांसफर ऑफ ट्रेट को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज वेरिएशन? व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन क्या होता है आप समझो ध्यान से। तो जेनेटिक्स क्या है? स्टडी है हेरिडिटी और वेरिएशन की। ठीक है, क्लियर है? हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ ट्रेट है बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, उसको मैंने क्या बोल दिया? हेरिडिटी बोल दिया। और ये क्या है बेटा? डिग्री ऑफ डिफरेंस। डिग्री ऑफ डिफरेंस किसके बीच में? पेरेंट एंड प्रोजेनी। पेरेंट एंड प्रोजेनी के बीच में जो अंतर है उसको हमने क्या बोल दिया? ये चीज कह दी। अब याद करो एग्रीकल्चर और जेनेटिक्स का क्या रिलेशन था। हमने कहा कि हमें जेनेटिक्स की नॉलेज 10,000 साल पहले से थी। हमने वहां पर दो काम किए थे। एक डोमेस्टिकेशन किया था। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है प्लांट को, जानवर को पालतू बनाना। और हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया था। उसके थ्रू हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करके नई ब्रीड इवॉल्व करी थी। तो जेनेटिक्स में मान लो हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर में हम जब करते आ रहे हैं वहां जेनेटिक्स हमें पता थी थोड़ी बहुत। हमें यह पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है। वहां हमने दो काम किए थे, डोमेस्टिकेशन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की बात करता था। किसकी बात करता था? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की। मतलब क्या हुआ? मिक्सिंग ऑफ ट्रेट की बात करता था। आपने अगर लास्ट क्लास पढ़ी थी तो वहां पर आपने यह पढ़ा था कि मेंडल यह कहता था कि ट्रेट मिक्स नहीं होंगे, फैक्टर इज अ डिस्क्रीट यूनिट। उसके बाद आ जाते हैं मेंडल की डिटेल। ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंट मेरे पास 1856 से 63, कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। वर्क पब्लिश कब हुआ? 1865 में। रीडिस्कवरी कब हुई? 1900 में। कौन से लोग इन्वॉल्व थे? याद करेंगे बेटा, कार्ल कॉरेंस, इनकी कंट्री करनी है नहीं, ह्यूगो डी वेरिस, एरिक वॉन टेस्मार्क, ये लोग इन्वॉल्व थे। बेटा ये चीजें याद करनी होती हैं, बस जितना पढ़ा उसमें यही याद करना होता है। पी ऐसे बनते हैं वैसे तो शॉर्ट नोट। पी के लिख रहे हैं पाइजम सटाइवम। कितना आएगा बेटा पाइजम सटाइवम के? क्रोमोसोम संख्या 2n इज इक्वल टू 14। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो इसकी लाइफ साइकिल होती है शॉर्ट होती है, इजिली क्रॉस पॉलिनेट, सेल्फ पॉलिनेट हो जाता है और एक सिंगल सीजन में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। बाहर से कैरेक्टर आसानी से दिख सकते हैं इसके। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने? मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ा। तो वहां पर हमने ये बोला, ये क्वेश्चन आएगा, कितनी प्योर लाइन ली थी हमने? प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग? ट्रू ब्रीडिंग कितनी ली थी बेटा मैंने? ट्रू ब्रीडिंग ली थी मैंने 14। ठीक है, याद करने का तरीका बताया था आपको। सबसे ऊपर प्लांट हाइट लिखो, प्लांट हाइट लिखो, फिर लिखो FPS, फ्लावर के 2 कैरेक्टर, ऊपर कलर, नीचे क्या? पोजीशन। फिर पॉड के नीचे यहां कलर लिखना है और सीड में भी नीचे क्या लिखना है? कलर लिखना है। और यहां सीड की शेप है, यहां पॉड की पोजीशन है। कुछ आ रहा है समझ? ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या बोला था कि भाई आपने प्लांट हाइट में टॉल है और ड्वार्फ है। ठीक है, फ्लावर के कलर में वायलेट डोमिनेंट है और रिसेसिव क्या है बेटा? व्हाइट है। ऐसे करके कर लेंगे हम।
पोजीशन में एक्सियल डोमिनेंट है। अब यहां से सिर्फ दो क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितने ट्रेट लिए थे, 14 प्योर लाइन लिए थे जो अलग होते थे सिर्फ एक कैरेक्टर में। मतलब क्या हुआ, अगर वो एक टॉल है दूसरा डॉर्फ है, इसका सीड भी राउंड होगा, इसका सीड भी राउंड होगा, इसकी पॉड अगर स्मूथ है तो इसकी भी स्मूथ होगी। फर्क क्या है, टॉल डॉर्फ का सिंगल ट्रेट में डिफरेंस होता था। ठीक है, अब ऐसे करके करेंगे एक्सियल और टर्मिनल, इस तरीके से आप कर लेंगे। दूसरा इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई भी कैरेक्टर दे देगा, ऐसे कहेगा कि इसमें से मुझे ये बताओ कि कौन कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है। जैसे मान लो वो क्वेश्चन दे दे कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंडेलियन डोमिनेंट ट्रेट, तो उसमें लिख दे वो व्हाइट फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर, फिर कलर आ जाए पॉड के कलर में लिख दे ग्रीन, है ना, और फिर सीड की शेप में लिख दे राउंड। तो आपको डोमिनेंट ट्रेट पहचाननी आ सकती है या रिसेसिव ट्रेट, ये चीज आपको हो सकती है। बाकी क्रोमोसोम की संख्या लिखवाई थी मैंने 4144571, करना चाहो कर लो। टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं पी प्लांट में, 7 जोड़े, 7 पेयर। उसमें से कितने क्रोमोसोम पे ये 7 कैरेक्टर प्रेजेंट थे, 4 पे प्रेजेंट थे। ये चीज मैंने बस समझाई थी आपको। उसके बाद हमने क्या किया था बेटा, आप चाहो तो इसको पूरा कर लो। पॉड की पोजीशन लिख दिया यार, पोजीशन क्यों लिख दिया हमने, शेप लिखना है। यहां पोजीशन लिखा है, यहां शेप लिखना है बेटा। शेप में दोनों लिख दो। शेप में क्या आएगा, स्मूथ आएगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड। बेटा आपको याद तो यही करना है। कलर में ग्रीन, येलो, शेप में राउंड, रिंकल्ड, कलर में ग्रीन नहीं येलो और ग्रीन। ठीक है, क्रॉस क्या किया ये देखो, मैंने टॉल लिया, टॉल को क्रॉस कराया डॉर्फ से, मेरे पास F1 में क्या आ गया, टॉल आ गया, फिर F2 में टॉल आ गए, टॉल आ गए, टॉल आ गए, और मेरे पास क्या आ गया बेटा, साथ में डॉर्फ आ गया। ये क्रॉस है। अब इस क्रॉस की ऑब्जर्वेशन क्या थी, ध्यान से सुनना। पहली ऑब्जर्वेशन, F1 जो है वो दोनों में से किसी एक से 100% मैच कर रहा है। पहली ऑब्जर्वेशन, F1 जो है वो क्या कर रहा है, मैच कंप्लीटली टू एनी वन ऑफ द पेरेंट, मैच कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली एनी वन ऑफ द पेरेंट, एनी वन ऑफ द पेरेंट, किसी भी एक पेरेंट से पूरी तरीके से मैच कर रहा है। दूसरा सुनो ध्यान से, F2 में क्या हुआ, F2 में मेरे पास 3 टॉल और 1 डॉर्फ है, तो F2 में क्या होगा, मैच करेगा दोनों पेरेंट से, मतलब टॉल भी आ रहा है इसके जैसा और डॉर्फ भी आ रहा है, मैच बोथ पेरेंट, और वो भी रेशियो में, किस रेशियो में, 3:1 की रेशियो में, कोई एक ज्यादा होगा एक कम होगा। अब जो कंक्लूजन आया वो क्या आया था, याद करो मैंने क्या लिखवाया था। कंक्लूजन मैंने ये बोला था, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड, कोई ऐसी चीज है जो इस टॉल से, पेरेंट से बच्चे में बिना बदले थ्रू गैमेट्स गई। तो समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड अनचेंज मैनर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, पेरेंट से बच्चे में गई, उस समथिंग को एनसीईआरटी क्या लिखती है, फैक्टर। उस समथिंग को एनसीईआरटी ने क्या बोला है, फैक्टर। तो समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड अनचेंज मैनर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी थ्रू गैमेट, उसे बोला फैक्टर। अब फैक्टर क्या होते हैं, देखो मेंडल के फैक्टर क्या होते हैं, पहला फैक्टर जोड़े में होते हैं, दूसरा फैक्टर डिस्क्रीट यूनिट है, मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखता है, फैक्टर मिक्सिंग नहीं करता, फैक्टर ट्रेट कंट्रोल करता है। ये फीचर थे मेंडल के फैक्टर के, क्योंकि मेंडल को क्रोमोसोम का आइडिया नहीं था, तो डीएनए का आइडिया नहीं था, तो जीन का आइडिया नहीं था। बाद में हमने मेंडल के फैक्टर को जीन का नाम दिया। क्या यहां तक आपको समझ में आया? तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास हमने मेंडल के फैक्टर्स की बात करी, तो यहां पर आपको बताया मैंने कि फैक्टर क्या है, क्या क्या पॉइंट है। फैक्टर एक डिस्क्रीट यूनिट है ना, मिक्सिंग नहीं शो करता, नॉट शो मिक्सिंग, क्या नहीं शो करता, मिक्सिंग शो नहीं करता, ठीक है। ट्रेट कंट्रोल करता है, ट्रेट क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अकर इन पेयर, किसमें होगा, पेयर में होगा। क्या यहां तक कोई डाउट है, बताओ, फिर मैं अब लॉ डिस्कस कर रहा हूं। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है जो हमने 2 क्लास में पढ़ा, यहां तक कोई डाउट है? मैं लॉ डिस्कस करके आगे जा रहा हूं, एलील पढ़ाऊंगा पहले आपको, फिर मैं आगे बात करूंगा। अब जल्दी बता दो।
ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। हां, अब आओ मेरी बात सुनो, अब आओ जो मैं यहां से आगे आपको लेकर जा रहा हूं, ये एक मेंडल के काम का एक ओवरव्यू बन गया। अब मेरे पास दो लॉ थे जो हमने डिस्कस किए थे, ध्यान से सुनना। दोनों लॉ में आपको क्या समझना है। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो इसने बोला कि ट्रेड को कंट्रोल कौन करता है, ट्रेड कंट्रोल बाई, कौन कंट्रोल कर रहा है, फैक्टर कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है, फैक्टर। तो ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है फैक्टर। फैक्टर किसमें होता है, फैक्टर अकर इन पेयर। अभी हमने पीछे लिखा, तो फैक्टर किसमें होगा, पेयर में होगा। अगर फैक्टर डिसिमिलर है, डिसिमिलर पेयर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिसिमिलर पेयर, डिसिमिलर पेयर का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। ये फैक्टर क्या करेगा, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर एक डोमिनेंट होगा, अदर रिसेसिव होगा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है यही एक्सप्लेन करता है, दिस एक्सप्लेन, यही एक्सप्लेन करता है कि F1 में y टॉल, F1 में टॉल क्यों आया, ड्वार्फ क्यों नहीं आया, क्योंकि एक डोमिनेंट था, दूसरा रिसेसिव था। दूसरा, y इन F2 वी हैव रेशियो 3:1, 1:1 क्यों नहीं है, 50-50% क्यों नहीं है। रीजन सुनो, डोमिनेंट है तो F1 में टॉल क्यों आया, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। F2 में रेशियो 3:1 क्यों आई, क्योंकि है तो नंबर बराबर, कैपिटल टी 4 दिखाए थे, स्मॉल टी 4 दिखाए थे, लेकिन क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई हो रहा है इसलिए रेशियो 3:1 आ रही है। यह है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जैसे मान लो ये फैक्टर का जोड़ा है, ध्यान दो बेटा, ये फैक्टर का जोड़ा है, तो ये क्या होंगे, अलग होते हैं गैमेट बनाने के लिए। जैसे ये अलग हो गया, इधर ये भी अलग हो गया, तो इसने ये गैमेट बना लिए। देखो दिस इज गैमेट, ये चीज क्या है, गैमेट, समझ रहे हो। और फिर ये कंबाइन होगा दोबारा से। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, ध्यान से सुनेंगे। एनसीईआरटी कहती है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन और जाइगोट में दोबारा से कंबाइन होते हैं। फैक्टर की ब्लेंडिंग नहीं होती, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, फैक्टर की ब्लेंडिंग नहीं होती। फैक्टर अपनी ट्रेट के लिए प्योर होता है, उसमें इंडिविजुअल, देखो कैपिटल टी में हेट्रो और होमो नहीं होगा ना, हेट्रो होमो कब होगा, जब डिप्लॉयड लेंगे। तो फैक्टर अपने ट्रेट के लिए प्योर होता है। फैक्टर जो होगा वो जोड़े में होगा, अलग होता है कब, गैमेट फॉर्मेशन के वक्त, और मिक्सिंग शो नहीं करता। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना, और ये ऐसे अलग होते हैं कि 50% चांस होगा कि दोनों में से एक गैमेट में एक फैक्टर जाए। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये गैमेट है, तो मेरे पास मान लो मैंने ये दो गैमेट है, तो इसमें कैपिटल टी जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%। मतलब इन दोनों में किसी एक में कैपिटल टी जाएगा, मतलब 50% चांस होता है कि मेरे पास गैमेट में दोनों में से एक फैक्टर जाए। तो ये पॉइंट्स हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के। एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूं, देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है आपके पास। एनसीईआरटी लिखती है लॉ ऑफ डोमिनेंस को, देखो क्या एनसीईआरटी लिखती है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। ठीक है, फैक्टर किसमें होते हैं, जोड़े में होते हैं। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट करेगा, ठीक है, दूसरा रिसेसिव होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस से ही हम एक्सप्लेन करते हैं कि ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्यों मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 में सिर्फ टॉल आया और F2 में रेशियो 3:1 क्यों आई, ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट एलील्स, जिसको हम इसकी बात कर रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, अभी मैं बताऊंगा एलील्स क्या होता है। एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ये मिक्सिंग शो नहीं करते। एलील्स क्या नहीं शो करते, मिक्सिंग। एलील्स मतलब फैक्टर, ये वाले एलील्स मतलब ये फैक्टर, ये और ये है ना, ये और ये मेरे पास फैक्टर्स हैं मान लो, ये मिक्सिंग शो नहीं करते। ठीक है, क्या नहीं शो करते, मिक्सिंग शो नहीं करते। एंड बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। मतलब ये हुआ कि मेरे पास कैपिटल टी को क्रॉस कराया स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। F2 में दोबारा से मुझे आप देख रहे हो टॉल और ड्वार्फ मिला,
है ना, मुझे ड्वार्फ दोबारा से मिला। ऐसा नहीं है कि ये दोनों मिक्स होने की वजह से ड्वार्फ नहीं मिलता। ये चीज लिख रहा है, ये चीज लिख रहा है यहां पर कि दो द पेरेंट कंटेन टू एलील ऑफ गैमेट, है ना। देखो क्या कह रहा है, F2 जनरेशन वन ऑफ दीज नॉट सीन इन F1। तो F1 में आपको यहां पर सिर्फ क्या मिला था, F1 में सिर्फ टॉल मिला था। तो F1 में ड्वार्फ नहीं दिखा, लेकिन ड्वार्फ F2 में दिखा, क्योंकि वो मिक्स नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, मिक्स नहीं हुआ। क्या ये समझ में आ रही है, ठीक है। तो दो द पेरेंट कंटेन टू फैक्टर, टू फैक्टर मतलब किसी भी पेरेंट में, देखो यहां एलील लिखा, मैं एलील अभी आपको समझाऊंगा। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फैक्टर अलग हो जाते हैं, ये दोनों फैक्टर क्या होंगे, अलग होंगे फ्रॉम ईच अदर, सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। ऐसे अलग होंगे कि एक गैमेट में कैपिटल टी स्मॉल टी में से कोई एक आएगा। ये चीजें समझ में आ रही है। सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर, गैमेट दोनों में से कोई एक रिसीव करेगा। ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट दैट आर सिमिलर, मतलब होमोजाइगस पेरेंट मतलब ये, तो कैपिटल टी सारे फैक्टर सेम बनाएगा। लेकिन अगर मैं हेट्रोजाइगस ले लूं तो वो ऐसे अलग होगा कि मेरे पास दोनों फैक्टर में से कोई एक गैमेट में जाएगा। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है, पहला फैक्टर मिक्स नहीं होते, दूसरा अलग होते हैं गैमेट बनाते वक्त, तीसरा 50% प्रोबेबिलिटी है कि एक गैमेट दोनों फैक्टर जो अलग अलग हैं उनमें से कोई एक रिसीव करे। क्या ये समझ में आ गया, बताओ जल्दी। ठीक है बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज लाइव सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चंस कराने हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी रिकॉर्डेड होगी, हो सकता है मैं कल आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर दूं जिसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा सिर्फ, ठीक है। और वो यकीन 1 में मैंने जो क्वेश्चन वाला लेक्चर है वही मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं वही दे सकता हूं, जिसमें मैंने सिर्फ पूरे लेक्चर में क्रॉस के क्वेश्चन सिखाए हैं, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक्स का स्टार्टिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप लाइफ भर इस जेनेटिक्स को लेकर कैरी फॉरवर्ड करोगे। ऐसा होता है कि आप जीवन में कोई भी एग्जाम दोगे उसमें जेनेटिक्स आती है, बायो से रिलेटेड, आपको हमेशा फायदा होगा, ठीक है। परेशान मत हो, मेरे पास थोड़ा सा समय दो मुझे, बस मैं देख पा रहा हूं कि क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे, इतने सारे लेक्चर्स आ रहे हैं आपके पास, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। तो मेरी तरफ से अब आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि मैं आपको हर चीज के एक शॉर्ट नोट्स पहले से ही दे दिया करूंगा, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। आपकी मर्जी, आप उसके बाद से नोट्स बनाओ ना बनाओ, आपको वो लिमिटेड चीज याद करनी है, आपको लेक्चर देख के समझना है और आपको डीपीपी के क्वेश्चंस बनाने हैं। उसमें भी आपको मैं साथ के साथ ये बता दूंगा कि उन्हीं नोट्स में लास्ट में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन दे दूंगा शॉर्ट नोट्स में। आप आखिरी में जब भी रिवाइज करोगे सिर्फ वही रिवाइज करना, आपको कुछ और रिवाइज नहीं करना होगा। जैसे मान लो मुझे जेनेटिक्स रिवाइज करनी है, सर ने करा दी, तो मुझे कितने घंटे चाहिए, आपको वो शॉर्ट नोट रिवाइज करने के लिए पहले 6-7 घंटे लगाओगे, उसके बाद जब भी रिवाइज करोगे तो 2 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। और बाद में फिल इन द ब्लैंक्स के मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसमें उसके आंसर्स भी होंगे, उनको आप रिवाइज करोगे तो आपको वो जल्दी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब होता है मेरी वर्कशीट। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है। तो ये चीज बेटा आपको थोड़ा सा पेशेंस रखो, इसको कराया जाएगा, क्योंकि जब जैसे ही टाइम अब कम रह रहा है हमारे पास, सिलेबस हम तेज भी कराएंगे तो चीजें समेट के देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बिखरा हुआ देंगे तो उससे आपको फिर समेटने में समय लगेगा। तो ये मुझे दिख रहा है क्योंकि आपके पास समय कम बच रहा है, बहुत सारे बैचेस पढ़ रहे हो, बहुत सारा सिलेबस, किसी दिन 2 लेक्चर 3 लेक्चर भी आ रहे हैं आपके। तो ये मैं समझ रहा हूं आपके साथ गड़बड़ है, लेकिन मुझे अपनी तरफ से ये जरूर करके दूंगा आपको, ठीक है, ताकि 12th का आप ऐसे कर लो, फिर जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो 11th का भी दूंगा आपको फिर मैं। क्लियर है, क्लियर। क्योंकि मैं आपको देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों को कि परेशानी तो हो जाती है कई बार हमें, ऐसे इतने सारे लेक्चर्स आते हैं, हम कैसे देखें, कई परेशानियां फील होती हैं ऐसी। फिर उसके साथ हमें इसमें से कितना लिखना है, कितना रिवाइज करना है, एग्जाम में याद कितना रह जाएगा, ये सारी चीजें हैं, मैं देख पा रहा हूं। ये क्लियर है, ये चीजें बिल्कुल देख पा रहा हूं। आप में से कुछ ये रिकॉर्डेड देख रहा हूं, ये सबके साथ है। क्लियर, क्लियर, ठीक है। क्योंकि मैं अब समेट के दूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया जब समय कम है तो समेटना पड़ेगा आप मुझे, ठीक है। समेटने का ये मतलब नहीं है कि मैं कम पढ़ाऊंगा, मैं कम कभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आ जाओ, जल्दी से आओ बेटा, मैं आपको मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, क्रॉस पढ़ाऊंगा।
पर उससे पहले मैं आपको एलील का कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन और एलील, बेटा मैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीन और एलील पढ़ाऊंगा, उसके बाद मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा रहा हूं, ठीक है। क्लियर है बच्चे? हाँ ठीक है, क्लियर है, चलो पढ़ते हैं, ठीक है। बस इतना रखो कि थोड़ा सा वेट करते हैं और आप मेहनत करो, आपको मतलब लेक्चर देखना है, सिर्फ समझना है, शॉर्ट नोट्स दे देंगे वो याद कर लेना, क्वेश्चंस डीपीपी सॉल्व जरूर कर लो, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, चलें आगे, चलो ध्यान से सुनो। मैं आपसे पूछूं मुझे एलील बताओ क्या होता है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ने ये पढ़ा हुआ है कि एक जीन की दो एलील होती है, ठीक है। मेरी बात सुनना ध्यान से, आप में से बहुत सारे बच्चों ने यह पढ़ा हुआ है कि एक जीन की दो एलील होती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एलील क्या होता है थोड़ा सा उसको समझते हैं ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ सके, आप सारे क्वेश्चन कर पाए एलील को लेके। ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं आपको एलील और जीन के कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक जीन की दो एलील होती हैं, क्या यह सही है, गलत? या एक एलील की दो जीन होती हैं, क्या यह सही है, यह भी गलत है, ठीक है, क्लियर। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा यहां पर एलील्स आर, ध्यान देंगे बेटा, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एलील्स आर दोज जीन्स which have information for contrasting trait। इस डेफिनेशन को देखो, 2 मिनट रीड करो, और क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? सर नहीं समझ में आ रहा, अभी दिखाता हूं आपको कैसे समझ में आएगा। ध्यान दो बेटा, पहले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैंने क्या लिखा? एक जीन की दो एलील होती हैं, गलत है। एक एलील की दो जीन होती हैं, यह भी गलत है। मैंने एक परिभाषा लिखी, एक डेफिनेशन लिखी है कि एलील्स आर दोज जीन विच हैव इंफॉर्मेशन फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। एलील्स वो जीन हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट समझो क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब क्या होता है, इस बात को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं, मैं आपको एलील्स को लेके कुछ चीजें दिखाऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। मैंने ये क्रोमोसोम बना रखे हैं बेटा, ये मैंने जो क्रोमोसोम बना रखे हैं इन्हें मैं होमोलोगस पेयर कह रहा हूं। इन्हें मैं क्या नाम दे रहा हूं? होमोलोगस पेयर। ये मैंने एक होमोलोगस पेयर बना रखा है, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। मैंने इस पर एक जीन लिखी है जिसका नाम कैपिटल ए है, और यहां पर एक और जीन लिखी है जिसका नाम स्मॉल ए है, ठीक है, क्लियर है। या एक काम करते हैं, इसको कैपिटल टी लिखते हैं, ध्यान दो बेटा। यहां कैपिटल टी लिखी है जो क्या दे रहा है? टॉल कैरेक्टर दे रहा है। यहां पर मैंने स्मॉल टी लिखी है जो क्या कैरेक्टर दे रहा है? ड्वार्फ दे रहा है। आप समझो ध्यान से, ये वाला क्या दे रहा है? स्मॉल टी मुझे ड्वार्फ कैरेक्टर दे रहा है, ठीक है। तो कैपिटल टी क्या है? जीन है। स्मॉल टी क्या है? जीन है। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा। अब मान लो मेरे पास यहां पर एक जीन है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। तो कैपिटल आर राउंड फीचर देता है, राउंड सीड देता है, और ये एक प्रकार की जीन है, समझ में आ रहा है। और स्मॉल आर जो है वो रिंकल्ड सीड देता है, और ये भी एक प्रकार की क्या है? जीन है। सर आप एलील पढ़ा रहे थे, एलील कहां गया? आ रहा है, रुको ध्यान से देखो। कैपिटल टी जीन है और स्मॉल टी जीन है, कैपिटल आर जीन है और स्मॉल आर जीन है। हुआ यह था बेटा कि जब हमने एलील की परिभाषा इवॉल्व करी, डेफिनेशन इवॉल्व करी, तो हमने क्या देखा? हम मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी रिलेटेड हैं? रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? बिकॉज दे हैव सेम लोकस, दे हैव सेम लोकस, उनका लोकस सेम है। या हम ये लिख सकते हैं दे बिलोंग टू सेम कैरेक्टर, वो एक ही कैरेक्टर को बिलोंग कर रहे हैं। उस कैरेक्टर का नाम क्या है? प्लांट हाइट। उस कैरेक्टर का क्या नाम है बेटा?
प्लांट हाइट है, उस कैरेक्टर का नाम क्या है? प्लांट हाइट है। समझो इस बात को। तो मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इस तरीके से देखो कि कैपिटल टी स्मॉल टी रिलेटेड है, दे हैव सेम लोकस। उनमें क्या है? क्या सेम लोकस है? हां, सेम लोकस है। क्यों? क्योंकि वो सेम कैरेक्टर के हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, ऐसे ही कैपिटल आर और स्मॉल आर ये रिलेटेड है। सर जीन एलील बताओ ना पहले, रिलेटेड। सुन बेटा, ध्यान से सुन। एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से सुन बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, एलील और जीन एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं होती। होता यह है कि जो जीन रिलेटेड हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? एलील्स बोल देते हैं। एक्चुअल में हम ये कह रहे हैं कि कैपिटल टी जीन है, स्मॉल टी भी जीन है, क्योंकि दोनों का सेम लोकस है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों एक कैरेक्टर की एलील्स हैं। मतलब ये हुआ कि कैपिटल टी एक जीन, स्मॉल टी दो जीन हो गई है। ऐसे ही कैपिटल टी एलील है और स्मॉल टी एलील है, मतलब दो जीन भी हैं, दो एलील भी हैं। एलील वर्ड क्यों लाए थे? इनके बीच में रिलेशन दिखाने के लिए। रिलेशन मतलब एक तरीके का इनमें रिलेशन है, क्योंकि हुआ यह था कि पहले कैपिटल टी आई थी, उसकी मॉडिफिकेशन से स्मॉल टी बनी थी। तो कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आना चाहिए, एलील भी जीन ही होती हैं। एलील भी क्या होती हैं? जीन ही होती हैं, लेकिन रिलेशन दिखाने के लिए हम एलील वर्ड यूज करते हैं। आपको मैं प्रूफ करता हूं, इस चीज को सुनना ध्यान से। ऐसा नहीं होता कि एक जीन की दो एलील होती हैं, ऐसा कभी नहीं होता। एक कैरेक्टर की दो एलील हो सकती हैं। कैरेक्टर मतलब प्लांट हाइट। समझो ध्यान से। तो मैं अगर आपसे कहूं कि प्लांट हाइट की कितनी जीन है? दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो प्लांट हाइट की दो एलील भी हैं। तो इन्हें एलील शब्द क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक रिलेशन दिखा रहा हूं। किसके बीच में? कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में। तो जब हमने एलील की परिभाषा, डेफिनेशन इवॉल्व करी, तो हमने ये देखा कि भाई देखो, जीन तो ये भी है और ये भी है। क्या मैं कोई रिलेशन बता सकता हूं इन दोनों में? हां, बता सकता हूं, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी एक सेम कैरेक्टर की हैं, प्लांट हाइट की हैं, और इनमें बहुत हल्का डिफरेंस होगा। जैसे डिफरेंस होने का मतलब क्या हुआ? मान लो इसका डीएनए जो है, ध्यान से देखना बेटा, इसका डीएनए ऐसा है, ठीक है, कैपिटल आर का, तो स्मॉल आर का जो डीएनए होगा उसमें हल्का सा बदलाव होगा। इस कैपिटल आर वाले से स्मॉल आर के डीएनए में थोड़ा सा ही चेंज होगा। तो एलील क्या होती है? सबसे पहले समझो, मैं अगर बोलता हूं एलील और जीन एक ही बात है। किसी जीन को आप एलील भी बोल सकते हो, पर एलील बोलने के लिए एलील का किस सेंस में बोलते हैं? जब उसकी मेरे पास कोई कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म भी हो। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब जैसे मान लो कैपिटल टी है, ये टॉलनेस दे रही है, स्मॉल टी ड्वार्फनेस दे रही है। इस कैपिटल टी की स्लाइट मॉडिफिकेशन से स्मॉल टी बना था, हल्का सा चेंज होने से स्मॉल टी बना था। तो मैं ये कह सकता हूं कि कैपिटल टी जीन है, स्मॉल टी भी जीन है, पर स्मॉल टी वाली जीन कैपिटल टी की स्लाइट मॉडिफिकेशन से आया, इसलिए उसको हम एलील कह देते हैं। दोनों को कहेंगे एलील, फिर इन दोनों को क्या कहेंगे? एलील। तो ये दो जीन है और दो एलील है। किसको समझ आया? कौन कंफ्यूज हो गया? चैट मत किया करो। तुम्हें लगता है तुम कूल बिहेवियर शो कर रहे हो, मेरे हिसाब से नामा कूल बिहेवियर शो कर रहे हो। हाँ, ये एडोलेसेंस की प्रॉब्लम है बेटा। अपनी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जाके पढ़ोगे ना, तो वहां पे पढ़ाया गया है कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एडोलेसेंस। चिल्ड्रन शो देयर कूल बिहेवियर, और मेरे हिसाब से वो नामा कूल बिहेवियर होता है। ठीक है, कुछ कंफ्यूज हैं, दोबारा से देखेंगे एक बार। शॉर्ट में बताए, बिल्कुल, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, शॉर्ट में बताएंगे। आ जाओ, ध्यान से सुनो बेटा, हम यहां पे आते हैं। देखो मेरे पास क्या है, ध्यान सुनेंगे, होता क्या है, ध्यान से देखो। मेरे पास एक ये जीन थी, ये जीन मान लो प्लांट हाइट की थी या आई कलर की थी। ये जीन क्या थी? आई कलर की थी, ठीक है। ये आई कलर की जीन थी, और किस आई के लिए थी? मान लो ब्लैक आई के लिए। अब इसमें हल्की सी म्यूटेशन हुई, हल्की सी म्यूटेशन से
मेरे पास मान लो ब्राउन आई की बन गई, ये क्या बन गई, ब्राउन आई के लिए। तो मान लो मैं इसको कैपिटल बी से लिख दूं और इसको स्मॉल बी से लिख दूं, तो अब ये जो कैपिटल बी है ये एक जीन है, स्मॉल बी भी क्या है, जीन है, पर दोनों किसके लिए हैं, बोथ फॉर आई कलर। तो आई कलर क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। तो अब इनको मैं क्या नाम दे दूंगा, एलील। ऐसे बनाया था एलील वर्ड। तो इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि एक ही जीन की कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को एलील कहते हैं। समझो, अगर आप ये लाइन देख पाओ एनसीईआरटी की तो आपको समझ आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, देखो एनसीईआरटी ने लिखा है जीन्स, जीन्स का मतलब यहां एस लगाया है, विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स। तो यहां पर भी एस लगाया है, इसका मतलब जीन्स और एलील्स लिखा हुआ है। तो ये लिख रहा है कि ऐसी जीन, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसी जीन्स जो कोड करता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब ये टॉल के लिए कर रहा है, इसकी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है ड्वार्फ, एक ही कैरेक्टर की दूसरी फॉर्म है, तो इनके लिए कोड कर रहा है। तो इन दोनों को फिर क्या नाम दे रहे हैं, एलील्स नाम दे रहे हैं। और वैसे क्या बोल रहे थे, जीन्स बोल रहे थे। कुछ आ रहा समझ? ठीक है, हाँ भाई, कुछ कुछ आया समझ? तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, देखो एलील्स वो जीन होती है, देखो एलील्स आर दोज जीन्स विच हैव इंफॉर्मेशन फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। मतलब एलील्स ही जीन होती हैं उनको, देखो मेरी बात समझे इस चीज को, कि जैसे मैं कहूंगा कि आंख की पोजीशन यहां है तो ये एक एलील हो गई, किसी की साइड में होगी तो दूसरी एलील हो गई। कैरेक्टर क्या है, आंख की पोजीशन। ये समझ में आ रहा है? तो भाई आंख की पोजीशन की जो डीएनए होगा ना, उसी में हल्के से चेंज से आंख की पोजीशन पीछे बनेगी। तो एलील वर्ड क्या बताने के लिए था, एक रिलेशन दिखाने के लिए था। क्लियर है बेटा? ठीक है, अभी आओ और देखो, देखो जीन ही एलील है, मेरा ये मानना है, और आप में से बहुत सारे बच्चे अब इसको धीरे धीरे और क्लियर करके ले जाएंगे अपने दिमाग में। देखो आप क्या पढ़ोगे, ध्यान दो, आप क्या पढ़ोगे, ध्यान से सुनना बेटा। फॉर वन कैरेक्टर वन एलील इज पॉसिबल। क्या एक कैरेक्टर के लिए एक एलील पॉसिबल है? यस, यस। जैसे मान लो मैंने कहा आई की पोजीशन, तो आई की पोजीशन की एक ही पॉसिबिलिटी है, वन पॉसिबिलिटी ओनली। ठीक है, मान लो मैं फ्रंटल लिख देता हूं, तो एक कैरेक्टर की क्या एक एलील पॉसिबल है? यस, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा था एक कैरेक्टर की एक ट्रेट, तो ट्रेट ही एलील है एक तरीके से। अब इधर आ जाओ, आगे आओ। फॉर वन कैरेक्टर मोर देन वन एलील इज पॉसिबल। यस, क्यों नहीं हो सकता। ये देखो, मान लो मैंने आई कलर लिख दिया। आई कलर क्या है बेटा, एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर की दो फॉर्म है। मान लो एक हो गई ब्लैक आई और एक हो गई ब्लू आई। दो ले ली मैंने, दो से ज्यादा भी हो सकती है। तो क्या मोर देन टू एलील, तो ये एलील हो गई, ये भी एलील हो गई। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो एक ही कैरेक्टर की दो से ज्यादा भी एलील पॉसिबल है, तो ये दो एलील हो गई। ठीक है, अब मैं आपसे यह समझाना चाह रहा हूं बेटा, मेरी बात सुनो, मैं आपसे यह समझाना चाह रहा हूं कि मान लो इसका डीएनए ये था ब्लैक आई का, इसके डीएनए में हल्का सा चेंज हुआ है, बस हल्के से चेंज से ये बना है, हल्का सा स्मॉल चेंज से मेरे पास कौन सा आई कलर आ गया, ब्लू आई कलर आ गया। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, एलील वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कुछ रिलेशन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक जीन की दो एलील नहीं होती, एक कैरेक्टर की दो एलील हो सकती हैं। जीन और एलील एक ही बात है। जीन का मतलब होता है कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस करे, तो ये जीन है मान लो, तो ये जीन कौन सा कैरेक्टर दे रही है, ब्लैक आई। ये वाली जीन है, तो ये वाला कौन सा कैरेक्टर दे रही है, ब्लू आई। पर ब्लैक आई और ब्लू आई दोनों आई कलर हैं, इसलिए इन्हें एलील कह रहे हैं।
क्लियर है? ठीक है, अभी रुक जाओ बेटा, कुछ कहो मत, सिर्फ तुम सुनो। पिछली स्लाइड ये रही, मैं यही चीज आपको समझा रहा था कि टी ड्वार्फ दे रहा है, ये टॉल दे रहा है, दोनों में रिलेशन है, इसलिए इनको एलील बोल दिया, इनको एलील बोल दिया। ठीक है, रिलेटेड है, तो ये दो जीन भी हैं और दो एलील भी हैं। आ जाओ बेटा, रिपीट, तुम पहले कॉन्सेप्ट पूरा सुन लो, फिर मैं रिपीट करूंगा, आ जाएगा। क्लियर है? इधर आ जाओ, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, वाइल्ड टाइप, म्यूटेंट। मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले सुन लो ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। मैंने क्या किया, ये क्रोमोसोम बनाया है, ठीक है। इस क्रोमोसोम पे मान लो, इस क्रोमोसोम पे एक जीन प्रेजेंट है जिसने ब्लैक आई आया। अच्छा, आप एक चीज मानोगे कि सभी ह्यूमन जो हैं कहीं ना कहीं मान लो किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि एवोल्यूशन होते होते धीरे। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कभी ना कभी आई कलर फर्स्ट टाइम बना होगा कि नहीं? जैसे ई कोलाई में, मान लो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसी से यूकैरियोटिक सेल आया, फिर सारी चीजें बनी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं आपसे ये कह रहा हूं क्या कभी ना कभी कोई नया कैरेक्टर तो बना होगा ना, तभी तो इतने सारे कैरेक्टर बने। तो कभी फर्स्ट टाइम किसी भी कैरेक्टर की जो फर्स्ट टाइम जीन आती है, जैसे मान लो आंख की कलर की जब पहली जीन आई, वो मान लो ब्लैक आई थी, ठीक है। अब उसी जीन में म्यूटेशन होती है, उसी जीन में क्या होती है, म्यूटेशन होती है। तो मान लो ब्लैक आई में म्यूटेशन हुई, समझो इस चीज को, ब्लैक आई में क्या हुई, म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन होके मेरे पास, म्यूटेशन होके जो बनी हमारे पास, वो बन गई मान लो ब्लैक के बाद मान लो बन गई ब्लू। तो ब्लैक तो रही, एक ब्लू आई बन गई। अब ब्लू आई में आगे म्यूटेशन हो गई, हो सकता है ब्राउन आई बन जाए। आपको समझ में आ रहा है? लोकस वही है, उसी लोकेशन पर म्यूटेशन हो रही है, और म्यूटेशन होके हो सकता है मेरे पास उसी लोकेशन पर मेरे पास क्या बन जाए, ब्राउन बन जाए, ब्राउन आई बन जाए, ग्रे आई बन जाए। तो ये सारी एलील हो गई। आप समझो इस चीज को। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं एलील आती कैसे है। किसी भी कैरेक्टर की सबसे पहले एक जीन बनती है, उसे मैं कहूंगा एक ही एलील है। किसी भी कैरेक्टर की एक एलील आती है, जो सबसे पहले आती है उसे वाइल्ड टाइप कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वाइल्ड टाइप कहते हैं, और वो डोमिनेंट होती है। वो क्या होती है, डोमिनेंट होती है। समझो ध्यान से। फिर उसमें म्यूटेशन होती है थोड़ी सी, और जो बनती है म्यूटेशन से, वो क्या बनती है, म्यूटेंट बनती है। वो क्या बनती है, म्यूटेंट, और वो इसके सामने हमेशा रिसेसिव होती हैं। ये वाली क्या हो गई, म्यूटेंट एलील हो गई। क्या हो गई, म्यूटेंट एलील हो गई सारी। तो आपको ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 15 है, ये क्रोमोसोम नंबर मान लो 15 है, तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 15 होगा, ये भी क्रोमोसोम नंबर 15 होगा। तो क्रोमोसोम नंबर 15 की उसी लोकेशन पर, इस लोकेशन पर आंख की पहली जीन बनी जिसने आई कलर दिया ब्लैक। उसमें हल्की सी मॉडिफिकेशन से दूसरी जीन बनी, तो उसे फिर मैंने नाम दे दिया एलील हो गई भाई। वो क्या हो गई, एलील हो गई। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी कैरेक्टर की जो सबसे पहली जीन बनती है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, उसे वाइल्ड टाइप एलील कहते हैं। वाइल्ड टाइप मतलब वो सबसे पहली है, डोमिनेंट है, उसी में म्यूटेशन होती रहती है। इसमें म्यूटेशन से ये बन गई, हो सकता है इसमें म्यूटेशन से ये वाली बन जाती। तो इसी में म्यूटेशन होती रहती है और नई नई एलील बनती रहती हैं। अगर किसी जनसंख्या में 2 से ज्यादा एलील है, समझ में आ रहा है, और उसी कैरेक्टर की, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक इंडिविजुअल में इनमें 2 ही क्रोमोसोम होते हैं, तो इसके साथ ये हो सकता है, या इसके साथ ये हो सकता है, या इसके साथ ये हो सकता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए एनसीईआरटी क्यों लिख रही है शब्द कॉन्ट्रास्टिंग या स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म। तो एक ही जीन की
हल्की सी मॉडिफिकेशन से एलील बनती है। शुरुआत म्यूटेशन से होती है और धीरे धीरे वो एलील में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने एक उदाहरण बताया था आपको, मान लो आपकी आंख की पोजीशन एक कैरेक्टर है, आंख की पोजीशन एक कैरेक्टर है, उसकी एक जीन है जो मुझे यहां पर आंखें लगा रहा है, आपकी भी आंखें यहीं पर है। तो ये जो मेरे पास जीन है, ये जो जीन है जो आंख की पोजीशन वाली है, ठीक है, इसमें म्यूटेशन हुई और आंखें यहां बन गई, ये काम की तो है नहीं, ऑर्गेनिज्म को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर वो एलील में डेवलप नहीं होती है। एलील में डेवलप होने के लिए कहीं ना कहीं नेचर उसे थोड़ा सपोर्ट करता है। तो फिर यहां वाली जो आंखें आई, वो मान लो 10 लाख लोगों में, 1 करोड़ लोगों में किसी एक की आई और वो उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वो म्यूटेशन कहलाएगी। बाद में अगर वो ज्यादा लोगों में हो जाएगी तो एलील कहलाएगी। तो मैं यही चीज समझा रहा हूं कि भाई जीन का मतलब कैरेक्टर एक्सप्रेस करना। तो जब मैं कैरेक्टर की टर्म में बात करूंगा तो जीन है, लेकिन जब मैं कोई रिलेशन बताने लगूं कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक ही कैरेक्टर की 2 जीन भी हैं और 2 एलील भी हैं, पर इसमें सबसे पहले कौन आया होगा? कैपिटल टी आया होगा, उसी की हल्की मॉडिफिकेशन से स्मॉल टी बना होगा। ये समझ पा रहे हो? क्लियर है बेटा? ट्रेट एलील एक जैसी बात है। ट्रेट एक्चुअल में क्या होता है? फीचर को कहते हैं। समझ ध्यान से, देख इधर देख, जीन क्या है? जीन क्या है? किसी फीचर को एक्सप्रेस करता है। एलील वर्ड टू शो रिलेशन, ट्रेट फीचर होता है एक्चुअल में। जैसे मैं आज आपसे पूछूं, मेरी बात सुनो, आज मैं आपसे पूछूं कि आपको विंग्स बनेंगे, पंख बन जाए, ठीक है, यहां से 2 पंख निकल आए, तो जो सबसे पहले आपके 5वें क्रोमोसोम पे जीन बने, ये क्योंकि जीन बनने की जगह होती है, क्रोमोसोम में बहुत सारा नॉन कोडिंग रीजन होता है, तो पहली जीन 5वें क्रोमोसोम पे किसी एक इंडिविजुअल में बनी, वो सिलेक्ट कर ली नेचर ने, सिलेक्ट होती चलेगी, तो उसे हम कहेंगे वाइल्ड टाइप। अब पंख यहां बनने की बजाय हल्का सा नीचे बना, तो वो उसकी म्यूटेंट एलील हो गई, तो वो उसी लोकेशन पर होगी, वहां 5वें क्रोमोसोम पर उसी लोकेशन पर हल्की म्यूटेशन से बनेगी। आ रहा है समझ? समझ में आ रहा है बेटा? जो किसी कैरेक्टर की पहली जीन बनती है कभी, वो वाइल्ड टाइप होती है, उसी में म्यूटेशन के थ्रू काफी सारी एलील बन सकती है। नॉर्मली 2 बन जाती हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 से ज्यादा भी बन सकती हैं, पर जो पहले बनती है वो डोमिनेंट होती है, वाइल्ड टाइप होती है, दूसरी वाली को म्यूटेंट कहते हैं। और एलील वर्ड क्या किस लिए था? एक की कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को बताने के लिए। जीन का मतलब है कैरेक्टर, ट्रेट एक्सप्रेस करना, ट्रेट होता है फीचर, ट्रेट क्या होता है? फीचर। एलील वर्ड है रिलेशन बताने के लिए। ठीक है? डू एलील्स आर ऑलवेज कॉन्ट्रास्टिंग? इस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। कुछ देखो, देखो इसके आंसर लिखते हैं। जीन और एलील विच इवॉल्व फर्स्ट फॉर एनी कैरेक्टर। मैं आ जाता हूं इस पे, देखो, जीन और एलील विच इवॉल्व फर्स्ट फॉर एनी कैरेक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे? वाइल्ड टाइप या डोमिनेंट वर्ड यूज करेंगे। हां सर, ये ठीक लग रहा है। म्यूटेंट एलील आर दोज विच इवॉल्व फॉर वाइल्ड टाइप और अनदर म्यूटेंट। सही है? यस, है ना? म्यूटेंट कौन सी है? म्यूटेंट कौन सी है? ये म्यूटेंट है, तो ये किसी दूसरे म्यूटेंट से आएगी या वाइल्ड टाइप से आएगी? यस, करेक्ट है। इन वन और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हाउ मेनी एलील्स मैक्सिमम प्रेजेंट फॉर डिफरेंट टाइप? भाई एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम जोड़े में होता है, तो अलग अलग टाइप की मैक्सिमम कितनी एलील हो सकती हैं? 2। समझ में आ रहा है? अगर मुझे किसी एक कैरेक्टर की मोर देन 2 एलील चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जनसंख्या को देखना पड़ेगा। एक सिंगल इंडिविजुअल में क्रोमोसोम जोड़े में होता है। क्रोमोसोम क्या होता है? जोड़े में होता है।
क्रोमोसोम इन पेयर, तो उसमें मैक्सिमम कितनी पॉसिबल एलील हैं? सर जी मैक्सिमम 2 पॉसिबल एलील हैं। सोच रहे हो? मैक्सिमम 2 पॉसिबल एलील हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, फॉर वन कैरेक्टर इफ वी नीड मोर देन 2 एलील देन वी नीड टू ऑब्जर्व पॉपुलेशन। तो मैं कहूंगा कि जनसंख्या में जाओ, अगर आपको 2 से ज्यादा एलील देखनी है तो एक इंडिविजुअल में नहीं, इसे ही मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ। मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, आपको सुनना ध्यान से। मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखो आपको क्या समझ में आ रहा है। ये मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया। ध्यान देना बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 2 एलील ऑफ सिमिलर टाइप। अगर मैं ऐसे लिखूं या लिखूं बोथ एलील्स आर सेम, अगर दोनों एलील सेम है तो इसे होमोजाइगस लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं इसे एक एलील लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 ही, लेकिन मैं क्या लिख दूंगा साथ में? सिमिलर टाइप। इसे क्या लिखूंगा? यहां पे लिखूंगा कितनी एलील हैं? 2 एलील हैं, लेकिन दोनों एलील क्या है? या तो कॉन्ट्रास्टिंग लिख दो या क्या लिख दो? डिसिमिलर लिख दो। तो अगर बोथ एलील एट, देखो मेरी डेफिनेशंस पे ध्यान दो, वन लोकस इज डिसिमिलर देन हेट्रोजाइगस। बताओ, अब ये आ जाओ, ये आ जाओ भाई, कितनी एलील है? 2 एलील है। कैसी है? 2 जीन भी हैं भाई, 2 एलील 2 जीन, यहां भी 2 जीन लिख सकता हूं, यहां भी 2 लिख सकता हूं, और दिस इज डिसिमिलर, तो इसको क्या बोलोगे? हेट्रोजाइगस। ठीक है, मैं यहां लिख सकता हूं 2 सिमिलर एलील, मैं लिख सकता हूं होमोजाइगस, पर एक चीज और ऐड कर सकते हो, बोथ रिसेसिव है, क्योंकि स्मॉल ए लिखा है। क्या ये लिखने का तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ये बताओ। ठीक है, एक कह रहा है कि सर एलील यहां एक होगी, 2 काउंट करेंगे ना, 2 जीन है तो 2 एलील है, सिमिलर टाइप की है, बस यहां 2 जीन है 2 एलील है, डिसिमिलर टाइप की। बेटा परिभाषा में कॉन्ट्रास्टिंग लिखा हुआ है, पर मैंने तेरे को यही समझाया ना कि देख मेरी बात सुन, ध्यान से सुन मेरी बात। ये कैपिटल टी था, इससे कॉन्ट्रास्टिंग से ये बना, मैंने एलील की परिभाषा डेफिनेशन इन्वॉल्व कर दी। लेकिन अगर किसी वजह से दोनों स्मॉल टी प्रेजेंट है तो एलील तो ये भी है ना, एक बार एलील की डेफिनेशन बना ली तो मैं अब कहूंगा ये स्मॉल टी है, मैं कहूंगा बोथ एलील आर सिमिलर, है ना। एलील वर्ड की एक बार परिभाषा बना ली, फिर मैं कहूंगा सिमिलर एलील। लेकिन जैसे क्या हुआ था, कैपिटल टी था जीन, उसकी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म आई तो हमने फिर कहा ये 2 जीन 2 एलील है, और ये वाली स्मॉल टी कैपिटल टी की कॉन्ट्रास्टिंग है। लेकिन जब एक बार डेफिनेशन बना ली तो ऐसी भी तो केस आ सकते हैं कि दोनों एक स्मॉल टी साथ आ जाए। उस केस में मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? मैं कहूंगा एलील अभी भी 2 है लेकिन सिमिलर है, और एलील डिसिमिलर कब होंगी? यहां पर। और इनका क्या सेम है? लोकस सेम है। सही है?
बेटा मैं इस पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट में। आप में से बहुत सारे बच्चे जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन लिखा रहता है तो उसके साथ कंफर्टेबल फील क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हो, आपको समझ नहीं आता है। तो स्टेटमेंट तभी समझ आएगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब टी और स्मॉल टी क्या है? कितनी जीन है? 2। कितनी एलील है? 2। ठीक है, लेकिन कैसी है? डिसिमिलर, कॉन्ट्रास्टिंग। रोहन पूछ रहा है एलील रिलेट नहीं बेटा, एलील ये बताने के लिए था कि लोकस पे आई है, एक ही लोकस पे इवॉल्व हुई है। फैक्टर एलील सेम है, हाँ जीन सेम है तो फैक्टर सेम है, एलील सेम है। हाँ नहीं, मैं फास्ट अब नहीं रखता बेटा, अब पढ़ाना होता है तो मैं फास्ट नहीं रखता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं पहले रखता था, मैंने 5 साल तक ट्यूसडे का फास्ट रखा था, और मैं कश्मीर में भी पढ़ा रहा था, उस वक्त भी मैंने फास्ट रखा था, जबकि वहां पे इजीली मुझे मिलता नहीं था फास्ट ओपन करने के लिए। पर जब मैं पढ़ाने लगा तो बहुत ज्यादा बेटा डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि कई बार हमारा जो काम है, जो हम समझते हैं कि हमें जो भगवान ने सौंप रखा है, वो ये सौंप रखा है कि हमें डॉक्टर बनाने हैं। तो उस सेंस में मेरे लिए प्रायोरिटी ये है। नॉर्मली कई बार तो मैं क्या होता हूँ बेटा, मैं तो अभी नया भी नहीं हूँ, ऐसे अभी पढ़ा रहा हूँ फिर बाद में जाके, तो ये सब मतलब मेरे से पूछोगे तो मैं अपनी प्रायोरिटी सिर्फ पढ़ाना रखता हूँ, है ना। मैं खाली मतलब बहुत कम भी, पूजा भी बहुत कम करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं, क्योंकि मेरे लिए मान लो मैं आपको एक टॉपिक कम पढ़ा दूं वो ज्यादा खराब होगा, रेदर मैं मतलब बहुत ज्यादा इन चीजों पे जाऊं, ठीक है। क्योंकि एक समय के बाद हमें पता होता है हमें क्या करना है, आपको भी धीरे धीरे पता होगा। क्लियर है? जब आप मान लो डॉक्टर बन जाओगे तो आपके गेट के बाहर अगर मान लो पेशेंट खड़ा है और वो सीरियस है, तो आप बताओ, आप उसको मतलब पेशेंट को अटेंड करोगे कि पहले अपना पूजा पाठ करोगे? ये आपको ही पता है आपको क्या करना है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, क्लियर। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आ जाओ। सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आगे करते हैं। हाँ, टू वन फॉर वन कैरेक्टर वी नीड मोर देन 2, ठीक है। वी नीड ऑब्जर्व पॉपुलेशन, ये हो गया, ठीक है, ये वाली बात भी हो गई। अच्छा मैं ये देखो जरा, ये देखो, मान लो ये ह्यूमन ए है, ये ह्यूमन, ये जॉन है, ये पॉल है। जरा समझना मैं क्या बता रहा हूं। ये इसका क्रोमोसोम 15 है मान लो, ये इसका क्या है? क्रोमोसोम 15 है। जरा ध्यान से देखना, यहां पर ब्लैक आई है और यहां पर पैरेलल लोकेशन में ब्लू है, यहां पर पैरेलल लोकेशन में यहां मान लो ब्राउन है और यहां ब्लैक है, ठीक है। अब व्हाट इज मल्टीपल एलील? सुन लो ध्यान से, कॉन्सेप्ट सुन लो, 1 मिनट लगेगा। मल्टीपल एलील का मतलब होता है एक कैरेक्टर की कितनी एलील होना? मोर देन 2 एलील होना। किसमें? इन अ पॉपुलेशन। यहां पॉपुलेशन शब्द का मतलब कम से कम 2 ह्यूमन, पॉपुलेशन का मतलब मिनिमम 2 इंडिविजुअल। मिनिमम कितने इंडिविजुअल? 2 इंडिविजुअल, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, कितनी आई कलर क्या है? आई कलर सर जी कैरेक्टर है कैरेक्टर? हां सर। उसकी कितनी एलील दिख रही है तुम्हें? एलील दिख रही है 3। कौन सी 3 दिख रही है? ब्लैक आई दिख रही है, हां सर। एक ब्लू आई दिखी है, हां सर। और एक दिखी है ब्राउन आई, ये 3 दिखी हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ,
सही है, ठीक है, ध्यान दो बेटा, 3 दिख गई। अब क्या हुआ, इसे ही मल्टीपल एलील कहते हैं। अब मुझे बताओ इन मल्टीपल एलील क्या सेम नहीं है? एलील क्या सेम है? सेम इज क्या सेम है? पहला कैरेक्टर, मतलब आई कलर सेम है। हां फिर सर, लोकस सेम है, क्रोमोसोम नंबर सेम है। आपको समझ में आ रहा है? जॉन के 15वें क्रोमोसोम पर है, पॉल के भी 15वें क्रोमोसोम पर है, उसी लोकेशन पर। तो लोकस सेम है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, कैरेक्टर सेम है। क्या अलग है? इंडिविजुअल अलग है। डिफरेंट इज इंडिविजुअल। तो मैक्सिमम तो 2 ही हो सकती हैं। अगर 2 से ज्यादा चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा? पॉपुलेशन लेना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट। तो एलील आप समझो जीन ही है, कैरेक्टर देती है, ट्रेट देती है, मतलब कैरेक्टर नहीं बोलूंगा, ट्रेट देती है। क्लियर है कि नहीं? बताओ। बिट्टू जा, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी कुछ भी लिखोगे इस तरह का। मैं पहले बता रहा हूं, मैं इन चीजों के सख्त खिलाफ हूं, ठीक है? मत लिख कुछ भी, स्पैम कर रहा है। हाँ, क्लियर, समझ में आ गया? बेटा कैरेक्टर का नाम है आई कलर, लोकस, क्रोमोसोम नंबर, ये सेम है। अलग क्या है? जनसंख्या, सॉरी अलग क्या है? इंडिविजुअल। मान ले मैं तुमसे कहता हूं हेयर कलर है, किसी के ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रे है, रेड है, कोई भी हेयर कलर है, तो अगर आपके 14th क्रोमोसोम पर वो जीन है तो मेरे भी 14th पर होगी। सही है, किसी और के भी 14th पर ही होगी। और 14th क्रोमोसोम पर वो चारों पॉसिबल हो सकती हैं अलग अलग लोगों में। तो लोकस सेम हो गया, कैरेक्टर सेम हो गया। आपको समझ में आ रहा है? कैरेक्टर सेम हो गया, लोकस सेम हो गया, क्रोमोसोम नंबर सेम हो गया, इंडिविजुअल अलग अलग हो गए ना। और अगर 2 से ज्यादा होंगी तभी मल्टीपल एलील बोलेंगे। ठीक है, हाँ आई कलर बेटा समझ ध्यान से, ये 3 एलील है ना। मुझे एक चीज बता, एक इंडिविजुअल में इसमें से कितनी हो सकती है? 2। कौन सी 2? दोनों हो सकता है ब्लैक आई आ जाए। ये देखना बेटा, मुझे ये समझाना है तेरे को। देख बेटा, ये मैंने मान ले क्रोमोसोम बना दिया ऐसे, ये क्रोमोसोम बना दिया। देख, ठीक है, मान ले ये ह्यूमन एक्स है, ये ह्यूमन वाई है, और ये ह्यूमन जेड है। ठीक हो गई बात? ठीक है, ये ह्यूमन की बात कर लेते हैं। चलो, ये 3 अलग अलग ह्यूमन है, ये तीनों का क्रोमोसोम नंबर 15 है। तीनों का कौन सा क्रोमोसोम है? 15 क्रोमोसोम है। कोई डाउट है इस बात में? मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं, ऐसा थोड़ी है कि ये मान लो यहां पर ये 2 लिख दिया, यहां पर ये ब्लैक आई है, इस पर ये ब्लैक आई हो गया, यहां मान लो ब्लू है, उसके साथ यहां ब्राउन आ गया, इसमें ब्राउन के साथ क्या आ गई? ब्लैक आ गई। अब आप खुद से देखो भाई, इसमें दोनों ब्लैक है तो इसमें कितनी एलील है? 2 जीन है, 2 एलील है, पर वो दोनों सिमिलर हैं, बोथ सिमिलर हैं, इसलिए मैं होमोजाइगस कह दूंगा।
तो आई कलर की 2 जीन होंगी ना। इसमें कितनी है भाई? इसमें भी 2 जीन है, 2 एलील हैं, और पर डिसिमिलर है। तो इसलिए क्या लिख दूंगा? हेट्रोजाइगस। जिसमें कितनी है? 2 जीन है, 2 एलील हैं, दोनों डिसिमिलर है, कॉन्ट्रास्टिंग है मान लो, तो ये भी हेट्रो हो गया। मेरा पॉइंट तो ये है आपको समझाने का कि टोटल आई कलर की अलग अलग कितनी है, अलग अलग टाइप की। एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। अलग अलग टाइप की तो 3 ही है ना। तो डिफरेंट टाइप की अगर 2 से ज्यादा हो तो डिफरेंट टाइप की कितनी है? टोटल 3 है। ठीक है, उसमें क्या सेम है? क्रोमोसोम नंबर सेम है ना, दोनों के सबके 15वें क्रोमोसोम पे है। और क्या सेम है? लोकस सेम है। लोकस मतलब इसी पोजीशन पर है ना, ऊपर की तरफ। लोकस सेम है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, लोकस सेम है। आपको समझ में आ रहा है? और कैरेक्टर सेम है, आई कलर। क्या अलग है? डिफरेंट क्या है? इंडिविजुअल, अलग अलग लोगों में है। तो तुम्हें इसमें समझ क्या नहीं आ रहा? मुझे ये नहीं समझ में आया अभी भी। और रॉकेट चलाना है इसमें तुमने। ठीक है, भाई मल्टीपल एलील के लिए 3 हो गई ना यहां पे। हो सकता 2 ही होती भाई, 2 भी हो सकती ना। मान लो क्या होता, मान लो सिर्फ ब्लैक और ब्लू है और है ही नहीं कोई भी, तो ब्लैक और ब्लू होता तो इसका मतलब 2 ही होती। आ गया समझ में? अब क्या करूं इसका? आज मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस बता रहा हूं, जल्दी करो, जल्दी देखो बेटा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस बता रहा हूं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बता रहा हूं। देखो मेंडल का पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखो जल्दी से, देखो क्या था, ध्यान से सुनना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होता है? मीनिंग, मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर इन्वॉल्व है, सिंगल कैरेक्टर कंसीडर करते हैं, या सिंगल लोकस। सिंगल कैरेक्टर का मतलब सिंगल लोकस। जैसे मान लो मैंने क्या किया, टॉल लिया, टॉल को क्रॉस कराया ड्वार्फ से। ध्यान देना, मेंडल ने जो क्रॉस कराया था वो बता रहा हूं, ड्वार्फ से क्रॉस कराया। यहां प्योर टॉल लिखा हुआ है। प्योर शब्द का मतलब समझ में आ रहा है सबको? होमोजाइगस। तो ये जो जनरेशन है इसको हम पेरेंटल कहते हैं। पेरेंटल क्या होता है? प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ में क्रॉस करा रहे, पेरेंटल हो गया ये। प्योर का मतलब होमोजाइगस। अब मेरे पास इनके क्रॉस से जो आएगा, मान लो इनके क्रॉस से सीड आ गए, उनको उगाया, तो मेरे पास यहां टॉल आ गया। तो इस टॉल को मैं कहता हूं F1, F1 जनरेशन। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा। इसको अगर मैं कैपिटल टी लिखूं और इसको स्मॉल टी लिखूं, तो यहां से कैपिटल टी यहां आ जाएगा और यहां से स्मॉल टी यहां आ जाएगा। क्लियर है? एक इसका एक ही गैमेट बनेगा, इसका भी एक ही तरह का गैमेट बनेगा। ये आ गया। ठीक है, अब देखो जरा, अब इसकी कर रहे हैं सेल्फिंग, इसकी क्या कर रहे हैं? सेल्फिंग कर रहे हैं। सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फिंग का मतलब देखो, सेल्फिंग का मतलब होता है, मान लो मैं इसको इसी से क्रॉस करा रहा हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी सेल्फिंग कर रहा हूं। तो सेल्फिंग करने का मतलब यह होगा कि आपको इससे पॉलन भी लिखने पड़ेंगे और आपको इससे एग भी लिखना पड़ेगा। तो पॉलन कितने तरह के बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के। एग कितने तरह के बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के।
सेल्फिंग शब्द का मतलब होता है कि इसी प्लांट को इसी से क्रॉस करा रहे हैं या इसके जीनोटाइप जैसे प्लांट से क्रॉस करा रहे हैं। मान लो मैं एक और प्लांट लिख सकता हूं सामने, कैपिटल टी स्मॉल टी, उससे क्रॉस करा रहे हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी की जब सेल्फिंग करेंगे तो पॉलन मतलब हैप्लॉइड, वो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। एग मतलब फीमेल गैमेट, वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। मेरे पास ध्यान देना बेटा, मेरे पास पॉलन बनेंगे इसके, कैसे पॉलन बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एग बनेगा मेरे पास क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा बनेगा। तो मैं क्या लिखूंगा समझना ध्यान से बेटा, देखो मैं क्या करने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, इस तरीके से बॉक्स बनाऊंगा। ये बॉक्स बेटा मेंडल ने नहीं बनाया था, इस बॉक्स को कहते हैं पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर मेंडल ने नहीं बनाया था, वो काफी बाद में एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट। नीट में क्वेश्चन आया था कि पनेट, आरसी पनेट की नेशनैलिटी पूछ दी थी। ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के कौन कौन से साइंटिस्ट है, स्किल्डन शिवान में से याद कर लेना कौन सा है, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, दूसरा डार्विन हमारे पास है, तीसरा आप याद करो मिलर एक्सपेरिमेंट में, याद करो ऑपेरिन, हेल्डेन और मिलर में से कौन ब्रिटिश है, और आरसी पनेट भी ब्रिटिश है। ये बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाते हैं, मेरे पास टॉल आ जाते हैं, तीन आ जाते हैं टॉल, और एक आ जाता है ड्वार्फ। तो टॉल क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर स्मॉल टी। ये चीज समझ में आ रही है। तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और एक बार इसके साथ, ऐसे ही इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ, तो ये चीज लिखूंगा। मेंडल ने कभी भी पनेट स्क्वायर नहीं बनाया था, मेंडल ने डायरेक्ट ऐसे लिखा था। समझ में आ रहा है। इस जनरेशन को मैं F2 जनरेशन कहता हूं। आपको रिजल्ट्स पे ध्यान देना है इसको मैं कहता हूं F2 जनरेशन। ठीक है, अब देखो इसके रिजल्ट्स पे क्या ध्यान देना, आप सुनना ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं, पनेट स्क्वायर दिखा रहे हैं, पहले देख लो जरा ध्यान से। मैं आपको पनेट स्क्वायर के थ्रू दिखा रहा हूं। ये मेंडल ने कराया था, मेंडल ने पनेट स्क्वायर नहीं बनाया था। मैं लिख रहा हूं इस बात को, मेंडल नॉट ड्रॉन एनी पनेट स्क्वायर। मेंडल ने पनेट स्क्वायर नहीं बनाया था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरी बात क्या है, पनेट स्क्वायर होता क्या है। पनेट स्क्वायर ये बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो इसको हम लिखते हैं इट इज ग्राफिकल, लिख दो या बॉक्स लिख दो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो पॉसिबल, यहां गलत करोगे आप नीट में, जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी। क्या दिखाने के लिए, जीनोटाइप दिखाने के लिए। ठीक है, पॉसिबल, प्रोबेबल। ये देखो कैसे करेंगे इसको, आप ध्यान से सुनेंगे बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे, टॉल को क्रॉस करा रहे हैं ड्वार्फ से, दोनों प्योर है, तो इनको हमने क्या लिख दिया, पेरेंटल। एक बार मेरा फोकस करके बात सुनो, फिर मैं स्लाइड दिखा रहा हूं पीछे वाली। उसके बाद यहां आ गया मेरे पास टॉल, ध्यान से देखना बेटा, ये टॉल आ गया। इस टॉल को मैंने F1 ऐसे लिखा, इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं बेटा, दिस इज F1 जनरेशन। अब मुझे बताओ F1 जनरेशन में फिनोटाइप ये है, ये फिनोटाइप है। फिनोटाइप मतलब बाहर से कैसा दिखता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, जीनोटाइप। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेंडल के क्रॉस में F1 जनरेशन में कितने फिनोटाइप आए और कितने जीनोटाइप आए, आप कहोगे एक एक आया, एक फिनोटाइप आया और एक जीनोटाइप आया। अब देखो जरा, इसकी सेल्फिंग करेंगे, इसकी क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं इस बात को कि इन F1 जनरेशन मेरे पास कितने तरह के फिनोटाइप आएंगे, फिनोटाइप आएंगे एक, और जीनोटाइप कितने आएंगे, जीनोटाइप भी एक आया। ठीक है, ये वाला। अब इसकी सेल्फिंग करी, ध्यान से सुनेंगे बेटा। सेल्फिंग में इसके गैमेट्स यहां लिखते हैं ऐसे, आ रहा समझ,
इसके गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी, मान लो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, एग लिख दिया, और यहां पर मैंने पोलन लिख दिया ऐसे, तो इधर इस साइड और इस साइड मैंने क्या लिख दिए, गैमेट्स लिख दिए। मैंने क्या लिख दिया, गैमेट्स। मान लो ऊपर मैंने पोलन लिख दिया तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, और इधर की तरफ मान लो मैंने एग लिखा है तो ऐसे दिखा दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स में लिखेंगे तो कैपिटल टी लिखेंगे, कैपिटल टी को स्मॉल टी से लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी यहां, और यहां पर स्मॉल टी। तो ये जो बॉक्स बनाया है इसे पनेट स्क्वायर कह रहे हैं। तो इसके इधर मैंने गैमेट्स लिखे हैं, तो अंदर क्या आ रहा है, अंदर जीनोटाइप आ रहा है। टॉल तो मैं बाद में लिख रहा हूं, आ क्या रहा है, मल्टीप्लाई करके जीनोटाइप आ रहा है। तो व्हाट इज पनेट स्क्वायर? पनेट स्क्वायर क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या निकालने के लिए, जीनोटाइप निकालने के लिए। और किसने दिया, गिवन बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट आरसी पनेट ने दिया। एक बच्चा कहेगा सर क्या ही पढ़ा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा सुन मेरी बात, सुन ध्यान से, मैंने तुझे आज एलील पढ़ाया है, ठीक से समझाया, टाइप ऑफ एलील कैसे देखते हैं, म्यूटेंट वाइल्ड टाइप। उसके बाद मैं तेरे को मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स पे डिस्कस कर रहा हूं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब आप दो प्लांट को क्रॉस कराते हो और एक कैरेक्टर कंसीडर करते हो, जैसे कि प्लांट हाइट या सिंगल लोकस की बात करते हो, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने जब क्रॉस कराया था तो दोनों पेरेंट को प्योर लिया था तो क्रॉस कराया था, तो पेरेंट प्योर थे, F1 आया था हाइब्रिड। अब एक बच्चा के दिमाग में आता है सर टॉल तो खूब सारे आए होंगे, हम क्या पढ़ते हैं, टाइप पढ़ते हैं। टाइप का मतलब नंबर, संख्या नहीं होती, अलग अलग प्रकार के होता है। तो F1 में मेरे पास टॉल, ध्यान दे, टॉल कितने आए, फिनोटाइप, एक ही तरह का फिनोटाइप आया, और उसका जीनोटाइप क्या है, वो भी एक तरह का आया। F2 में अगर आप देखोगे कितने तरह के जीनोटाइप हैं, बताओ जीनोटाइप कितने तरह के हैं। आप देखो एक ये है और ये दोनों सेम है ना, और ये है, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने आ गए, 3 आ गए। ठीक है, फिनोटाइप देखो जरा, मैं लिख देता हूं यहां पर टॉल, ये टॉल और ये टॉल और ये ड्वार्फ। अब एक बच्चा कहेगा सर ये तो 4 है, नहीं बेटा, टाइप का मतलब होता है, टाइप का मतलब अलग अलग प्रकार के, 2 ही प्रकार के हैं, ये टॉल हैं और ड्वार्फ है। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं, 2। किसकी बात कर रहे हैं, F2 जनरेशन की। तो F2 जनरेशन में नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं, 2। टाइप का मतलब होता है प्रकार, अलग अलग प्रकार के। तो उसमें टॉल कितने हैं, टॉल कितने हैं बेटा, 1 2 3 हैं। तो जो बच्चा 3 टॉल लिखेगा उसकी पिटाई होनी चाहिए। 3 नहीं लिखना, 3/4 लिखना है, मतलब हर 4 में से 3 है। ठीक है, ड्वार्फ कितने हैं, 1 नहीं, ड्वार्फ है 1/4। इसी वजह से फिनोटिपिक रेशियो में 3:1 लिख सकता हूं। जब तक डिनोमिनेटर बराबर नहीं होगा रेशियो नहीं लिख सकते आप। ऐसे ही नंबर ऑफ जीनोटाइप ये आ गए, तो कैपिटल टी कितना लिखूंगा, 1 नहीं, पिटाई हो जाएगी, 4, 1/4। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या लिखेंगे, 2 नहीं, 2/4। क्या इसे काट दे, अगर बेटा काट देगा तो रेशियो कैसे बनाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको काट के 1/2 कर दूं, तो पिटाई हो जाएगी बेटा, क्योंकि आपको वो लिखने के लिए, रेशियो लिखने के लिए डिनोमिनेटर नीचे वाला बराबर चाहिए ना। तो जीनोटिपिक रेशियो ये आ गई। क्लियर है, बोलो। रोनित बेटा तू सो रहा था जब मैं समझा रहा था, हैं पापी, हाँ तू सोता रहेगा। कक्षा 10वीं में कैसे पास हुआ तू, सुन लो ध्यान से, रिजल्ट को देखो। अरे समझा रहा हूं दोबारा से, रो मत बेटा। टॉल ड्वार्फ ये प्योर है, प्योर समझ में आता है, होमोजाइगस है। ठीक है, टॉल फिनोटाइप, ड्वार्फ जीनोटाइप। तो F1 जनरेशन में फिनोटाइप कितने आएंगे सर जी, 1 आएगा। जीनोटाइप कितने आएंगे, 1। मतलब टॉल फिनोटाइप है, टॉल मतलब फिनोटाइप क्या होता है, बाहर से कैसा दिखेगा, जीनोटाइप मतलब जीन्स। तो जीनोटाइप कितना आ गया, 1 आ गया यहां पे। अब मैंने इसकी सेल्फिंग करी तो इसके 2 गैमेट, एक यहां एक यहां, कैपिटल टी स्मॉल टी। याद करो
प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट दो ही आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके दो गैमेट यहां लिख दिए। सेल्फिंग का मतलब होता है कि पोलन को एग से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो तरह के पोलन बनेंगे और दो ही तरह के एग बनेंगे। इनका मल्टीप्लीकेशन यहां अंदर लिखना है। तो अंदर जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी आती है, टॉल तो हम बाद में लिखते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी आती है? जीनोटाइप की। ठीक है, तो अगर जब भी, ध्यान से सुने बेटा, जब भी आपसे पूछा जाए फिनोटाइप, आपने संख्या काउंट नहीं करनी, आपने अलग अलग तरह के काउंट करने हैं। तो टॉल और ड्वार्फ में दो ही तरह के हैं ना, ठीक है। टॉल कितने हैं? 4 में से 3। ड्वार्फ कितने हैं? 1 में से 4। इसलिए फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है। उसका रीजन है कि वो आए इतने थे। दूसरा, जीनोटाइप कितने हैं? 3। एक ये और ये दोनों एक ही तरह के और एक ये, तो रेशियो क्या आ जाएगी? 1:2:1। क्लियर है? क्लियर? जल्दी बताओ बेटा। क्लियर है? एक बच्चा पूछ रहा है सर सीड कलर मटर में तो हरा डोमिनेंट होता। भाई तेरे को ये नहीं करना कि तूने क्या देखा है, तुझे समझना है जो मेंडल ने देखा है। ठीक है बेटा, चला जल्दी से आगे देख बच्चे, मैं क्या बता रहा हूं। मान ले मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा हूं। ध्यान देखो बेटा, मान ले मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखियो, डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। डाई हाइब्रिड का पहले मतलब समझ, डाई हाइब्रिड का पहले मतलब समझियो ध्यान से। मतलब मैं क्या करूंगा? 2 जीन लोकस कंसिडर करूंगा या 2 कैरेक्टर कंसिडर करूंगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं प्योर टॉल राउंड से। अगर मैं प्योर टॉल राउंड लिख रहा हूं, उसको क्रॉस करा रहा हूं ड्वार्फ रिंकल से, तो जो बच्चे ध्यान से देखेंगे उन्हें समझ में आएगा प्योर शब्द का क्या मतलब है। टॉल प्योर कब होगा? कैपिटल टी। राउंड कब होगा? कैपिटल आर। ड्वार्फ प्योर कब होगा? स्मॉल टी। रिंकल्ड कब प्योर होगा? स्मॉल आर। ठीक है, ये डाई हाइब्रिड के लिए कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, मुझे एक चीज बताओ जरा आप यहां से, कैपिटल टी, कैपिटल आर, इससे कितने गैमेट बनेंगे? एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि गैमेट में इन दोनों में से एक आ गया और इन दोनों में से एक आ गया। एक ही तरह का गैमेट बनेगा, संख्या नहीं कह रहा, टाइप कह रहा हूं। तो गैमेट इसमें एक ही तरह का बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर। ऐसे ही स्मॉल टी स्मॉल आर, इसका गैमेट सिर्फ स्मॉल टी स्मॉल आर बन सकता है। क्लियर है? तो ये दोनों अगर गैमेट हो गए, ये दोनों गैमेट हो गए और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जाइगोट बनाऊंगा, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा? टॉल राउंड आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को मैं साथ में लिखूं तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसका गैमेट कैपिटल टी और इसका गैमेट स्मॉल टी, ये लिख दिया। कैपिटल आर और स्मॉल आर के लिए मैंने क्या लिख दिया बेटा? ये लिख दिया। ठीक है, तो ये टॉल राउंड, तो ये कौन सी जनरेशन हो गई? ये F1 हो गई। F1 जनरेशन में फिनोटाइप कितने तरह के आए? फिनोटाइप आए बेटा एक तरह का, कौन सा? टॉल राउंड। और जीनोटाइप कितने तरह का आया? जीनोटाइप भी एक तरह का आया। क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, एक तरह का आया। क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके कितने गैमेट बनेंगे? एक। नंबर नहीं, टाइप कह रहे हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर। इसके कितने बनेंगे? एक बनेंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर। F1 समझ में आया? F1 एक तरीके से हेट्रोजाइगस हो गया। अब मैं इसकी सेल्फिंग करूंगा। मैं क्या करूंगा? सेल्फिंग करता हूं। तो सेल्फिंग करने के लिए इसके कितने गैमेट्स बनेंगे पहले ये देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैं अगर आपसे कहूं कि कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर के गैमेट्स बताओ,
तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? मेरे को तो 4 दिख रहे हैं, देखो कैसे दिखते हैं। देखो, आपको ऐसे एक डॉट बनाना होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी को एक एरो इधर और एक एरो इधर, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दो। फिर आप क्या करो, इससे 2 एरो बनाओ, एक कैपिटल आर ऐसे, स्मॉल आर ऐसे, कैपिटल आर ऐसे, स्मॉल आर ऐसे। तो अब देखो कैसे गैमेट बन गए, एक बन गया ये और एक बन गया ये। तो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, ऐसे स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ये समझ में आ रहा है कितने गैमेट बने? बोलो बेटा। अच्युत प्रसाद 2 की पावर n वाला कराऊंगा मैं, अभी रुक जा, पहले तो बेसिक पढ़ा रहा हूं, वो देख। ठीक है, तो मेरे पास इसके कितने गैमेट बने बेटा? कितने गैमेट बने इसके, कैसे बताया? वो 2 की पावर n वाला कराएंगे। देखो जरा, एक बना टी आर और एक बना टी स्मॉल आर, एक बना स्मॉल टी कैपिटल आर और एक बना स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ये बन गए सारे पोलन, ये सारे पोलन हो गए। अब ऐसे ही मैं एग लिखूंगा, ये सारे क्या बन गए? एग। मतलब सेल्फिंग का मतलब क्या होगा, इससे कितने पोलन बनेंगे और वो मल्टीप्लाई होंगे कितने एग से। अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 बॉक्स बनेंगे पनेट स्क्वायर के। मेरे पास यहां पीछे 4 क्यों बने थे? मेरे पास जो मैंने पीछे पढ़ा बेटा, उसमें 4 क्यों बने थे? 4 इसलिए बने थे क्योंकि मेरे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां 4 गैमेट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बॉक्स बनेंगे पनेट स्क्वायर में। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? बताओ। ठीक है, तो हां, बेटा 4 में तो निकलेगा। एक कह रहा है 2/3 लिखेंगे, नहीं बेटा तू गलत कह रहा है। इधर देख ध्यान से, तुझे यहां पर ध्यान दे बेटा, यहां पे हमने क्रॉस कराया टॉल को डॉर्फ से। आहा, देख बेटा मैंने कैसे क्रॉस कराया, मैंने टॉल राउंड को क्रॉस कराया डॉर्फ रिंकल से। आपको पता है यहां पर टॉल राउंड आएगा और मैं टॉल राउंड की सेल्फिंग करने वाला हूं। इसके जीनोटाइप क्या थे? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर। यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये F1 हो गई और ये पेरेंटल हो गए। हां सर, यहां मैंने जीनोटाइप लिखने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। यहां पर मेरे को यहां जीनोटाइप लिखने हैं इस तरफ। ये समझ में आ रहा है बेटा? अब इसके अंदर बॉक्स के अंदर मुझे ये भर देना है। मैंने क्या करना है, यहां पर देखो जरा ध्यान से बेटा, यहां पर देखो, यहां पर देखो हम क्या करेंगे। ये टी आर है, टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, स्मॉल टी के साथ 16 बॉक्स आ गए। ठीक है, तो हम कर सकते हैं इसको। देखो यहां पर मैंने टी आर, ध्यान दो बेटा, यहां पर मैंने टी आर ऐसे लिख दिया, मान लो ये ऊपर वाला सारा ऐसे लिख दिया। अब फिल कर दो इसको। यहां पर कैपिटल टी है, कैपिटल आर है, कैपिटल टी है, स्मॉल आर है, स्मॉल टी स्मॉल आर है, और यहां पे क्या आ गया? स्मॉल टी स्मॉल आर है। ये समझ में आ रहा है? ऐसे फिल करना आपने। ठीक है, इस तरीके से फिल करोगे तो बन जाएगा। फिर देखो ये टी आर और यहां टी आर, फिल करो बाकी यहां से। तो टी कैपिटल आर, फिर टी स्मॉल आर,
फिर स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर क्या करोगे स्मॉल टी स्मॉल आर, ऐसे करके पूरा फिल करो। तो आपके पास टोटल फिनोटाइप कितने आएंगे बेटा? 4 तरह के आएंगे। 4 तरह के कौन कौन से आएंगे बता देता हूं। एक आएगा टॉल राउंड, ऐसे आएंगे 9 16 में से। टॉल राउंड कौन से होंगे बताता हूं यहां से। आप ये वाले सारे टॉल राउंड होंगे, ये होंगे और ये होंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आप कर सकते हो टी स्मॉल टी कैपिटल आर में डायरेक्ट लिख देता हूं, अब टाइम लग रहा है इसलिए। टी स्मॉल टी कैपिटल आर, टी स्मॉल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। एक बच्चे कहेगा सर ये तो हमें आता, आप पढ़ा क्यों रहे हो? बेटा मैं सिर्फ तेरे को कह रहा हूं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे बनाया जाता है वो बता रहा हूं। मुझे भी पता है तुझे आता है। देख मिनट मेरी बात समझ, जिन पर मैं पिंक डॉट लगा रहा हूं ये सारे टॉल राउंड है। ये सारे क्या है मेरे पास? टॉल राउंड है। टॉल राउंड ऐसे आते हैं इस तरीके से, ये और ऐसे, ठीक है, ये टॉल राउंड है। और जिन पर मैं ग्रीन डॉट लगा रहा हूं, आप देखो वो आपके पास क्या है बेटा? वो आपके पास टॉल रिंकल्ड है, ठीक है। तो टॉल राउंड इतने हो गए, टॉल रिंकल्ड कितने आ गए? 3/16 आ गए। फिर ड्वार्फ राउंड 3/16 आ जाएंगे। जिन पर मैं रेड डॉट लगाऊंगा वो ड्वार्फ राउंड है। कहां गए ये रे? ये तीनों। और जिस पर मैं येलो डॉट लगा रहा हूं वो लास्ट है ड्वार्फ रिंकल्ड। आप देख लो खुद से, ड्वार्फ रिंकल्ड। तो ड्वार्फ राउंड कितने? 3/16, 1/16। तो फिनोटिपिक रेशियो ऐसे आएगी, ठीक है, ये इस तरीके से आएगी बेटा, ठीक है। मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको ये ट्राइंगल की फॉर्म में दिखता है टॉल राउंड, फिर इस ट्राइंगल के बीच में एक और ऐसे मेरे पास टॉल रिंकल्ड हो गया, फिर ड्वार्फ राउंड मेरे पास 3 आ गया। तो फिनोटिपिक रेशियो ये आ गया। ये मेंडल के अकॉर्डिंग है। जीनोटिपिक रेशियो जो होगी ना बेटा, वो जीनोटाइप कितने आएंगे इसमें? 9 आते हैं। अलग अलग तरह के 9 जीनोटाइप आते हैं। और मैं इस फिनोटिपिक रेशियो को ही जीनोटिपिक रेशियो में तोड़ सकता हूं। मैं रिपीट करूंगा, जीनोटाइप कितने आएंगे? 9। आप देख सकते हो 9 अलग अलग तरह के आएंगे। आप बना के देखना अपने आप से, ठीक है, क्लियर है? अब देखो 9 मैं इसको कैसे तोड़ूंगा। इस 9 को लिखते हैं 1, ध्यान दे बेटा, इस 9 को लिखते हैं 1 2 2 4। इस 9 को 3 को हमेशा लिखते हैं 1:2, फिर 1:2:1। देखो ये 9 बन रहे हैं अलग अलग, ये 9 बन रहे हैं अलग अलग। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जीनोटाइप कितने तरह के आएंगे? 9 तरह के आएंगे। हम कैसे तोड़ेंगे? ये जो 9 फिनोटाइप हैं ये 4 अलग अलग तरह के जीनोटाइप हैं। 1 2 2 4। आप खुद से देखो 4 एक तरह के। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये लाइन पूरी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर की है। तो ये रहे 4 वो। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, 9 को तोड़ते हैं 1 2 2 4 में, 3 को तोड़ते हैं 1 2 में, 3 को तोड़ते हैं 1 2 में, और ये 1। तो फिनोटाइप कितने आएंगे? 4। जीनोटाइप कितने आएंगे? 9। और जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकाल दी मैंने? डायरेक्ट बता दी। लेकिन मैं निकाल भी सकता हूं। कैसे निकालूंगा? आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा। ये वो है जो आपको बोर्ड के लिए पढ़ना होता था, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो शॉर्ट तरीके होंगे जिनसे आप डायरेक्टली जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल सकते हो। क्लियर है? ठीक है बेटा, सही है बच्चे? मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं तुम्हें जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें ये चीजें बताऊंगा कि क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, क्या डायरेक्ट करने का कोई तरीका है, मैं आपको बताता हूं। देखो मैं आपको ये चीजें कराऊंगा ऐसे कि मान लो आपको, ध्यान देना बेटा, आपको डायरेक्टली इसको क्रॉस करके आपको फिनोटाइप कितने आएंगे और जीनोटाइप कितने आएंगे ये बताना है, बिना बॉक्स बनाए।
फिनोटाइप कितने आएंगे और जीनोटाइप कितने आएंगे, बिना बॉक्स बनाए डायरेक्ट बताना है। ठीक है, आपको जब मैं कराऊंगा ये चीज तो मैं बता देता हूं फिनोटाइप कितने आएंगे बेटा, 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 तरह के फिनोटाइप आएंगे इसके, चाहे तो बॉक्स बना के देख लो। जीनोटाइप कितने आएंगे इसके, जीनोटाइप आएंगे 2 और 3, 6 आएंगे, 6 तरह के जीनोटाइप आएंगे। आप क्रॉस से भी बना सकते हो, पर मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा कि बिना क्रॉस बनाए आप सिर्फ देख के कैसे कर सकते हो, है ना। सूंघ, क्वेश्चन को सूंघ के पहचान सकते हो कितने जीनोटाइप फिनोटाइप, चाहे आप इसका बना के देख लो। मैंने डायरेक्ट करा है, कैसे मैं आपको बता देता हूं। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको क्रॉस करा रहे हैं इससे, ठीक है, क्लियर है। इसके कितने गैमेट आएंगे, 4 आएंगे। इसके कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। इसके कितने आएंगे बेटा, 2 आएंगे। 2 कौन से आएंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल आर। तो पनेट स्क्वायर में बॉक्स कितने बनेंगे, बॉक्स ऐसे बनेंगे, देखो इस तरीके से बॉक्स बनेगा, ऐसे, ठीक है, जिसमें यहां इसके गैमेट लिखोगे टी आर और टी के साथ स्मॉल आर। तो जब आप इसको बनाओगे पूरा तो फिनोटाइप 2 ही आएंगे इसके, क्लियर है। कितने आएंगे, 2 आएंगे बेटा, ठीक है। कैसे करोगे देख लो, टी टी आर आर, टी टी आर स्मॉल आर, टी टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल टी स्मॉल आर। मुझे बताओ, आपको सबको टॉल राउंड दिख रहा है यहां, और ये टॉल रिंकल्ड है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी दिख रही है यहां, नहीं। 2 ही तरह के बन रहे हैं, एक तो टॉल राउंड बन रहा है, जैसे ये टॉल राउंड है, ये टॉल राउंड है, ये टॉल राउंड है, ठीक है, ये टॉल राउंड है, ये टॉल राउंड है। तो 6 तुम्हारे पास क्या आ रहे हैं, टॉल राउंड आ रहे हैं। 6 कितने आ रहे हैं, टॉल राउंड, और 2 आ रहे हैं आपके ड्वार्फ रिंकल्ड, टॉल रिंकल्ड। कहां गया ये वाला, तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कितने तरह के फिनोटाइप आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया। तो टोटल कितने, डायरेक्ट कर सकते हैं हम इसे, डायरेक्ट करने का भी तरीका, बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, क्लियर है। हां, कल आएगी आपकी क्लास, रिकॉर्डेड आ सकती है, जिसमें आपको मैं ये इसके क्रॉस के क्वेश्चंस होंगे वो कराऊंगा, और उसके साथ आपको एक मिलेगा वर्कशीट, तब जाके आप डीपीपी 2 और 3 अच्छे से बना पाओगे। तो डीपीपी 2 में कुछ लोगों को दिक्कत हुई होगी, 3 में भी दिक्कत होगी। पहले आपको एक क्रॉस के क्वेश्चन सीखने हैं, तो कल एक एक्स्ट्रा क्लास आएगी जिसमें आप सिर्फ क्रॉस के क्वेश्चंस करोगे, उनके थ्रू आपको वो चीज आ जाएगी, क्लियर है। और उसके साथ में एक वर्कशीट दूंगा जिसमें क्रॉस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, प्लीज कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, सही है। हां, टेस्ट के बाद कर लियो ना, शाम में कर लियो भाई क्लास, क्यों नहीं समझ रहा है, इवनिंग में कर लियो, इवनिंग में आ जाएगी अब, ठीक है। रिकॉर्डेड आएगी, लाइव नहीं आएगी। आपको क्वेश्चन उसमें एक पूरा क्रॉस के क्वेश्चन ही किए हुए हैं, क्लियर है। वो क्लास मुझे देनी जरूर होती है, यकीन 1 में भी दिया, आपको भी देना है, वो कंपलसरी है, वो एक दवाई की तरीके से है। आप सारे क्वेश्चन बना पाओगे सिर्फ देखकर, ठीक है। और उसके साथ आपको मैं मतलब नेक्स्ट जब भी क्लासेस जैसे हो रही हैं उसमें आपको मैं हैंड रिटन दे दूंगा, अब आपको बेटा चीजों को समेट के पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। क्लियर, हाँ सही है, थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ी मेहनत करना है। जेनेटिक्स के शुरुआत वाले पार्ट में, बाकी आसान हो जाता है। जब क्रॉस वाले क्वेश्चन आसानी से बनते हैं तो बाकी पे कॉन्फिडेंस की गेम है जेनेटिक्स, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, बाय। और मैं एक चीज बोल रहा हूं सबको, बिना बात के चैट में मत लिखा करो। मैं उन बच्चों को वार्न कर रहा हूं जो अपने घर और गांव की कहानियां लिखते रहते हैं चैट में, इस चीज के लिए मैं बिल्कुल बोल रहा हूं बेटा। आप में से आप मेरे स्टूडेंट तो नहीं हो सकते अगर आप इस तरह का काम कर रहे हो उसमें,
ठीक है, मतलब गालियां लिखते हैं, कुछ भी पता नहीं क्या करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। आपस में लड़ रहे होते हैं, क्यों कर रहे हो? मत करो।